हेलो। तो बच्चों आज हमें स्टार्ट करना है क्या कहते हैं, हम लोग पीजीबीपी पढ़ रहे थे। पीजीबीपी में हमने कुछ बेसिक चीजें देख ली थी। पीजीबीपी का ही आज नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर हमने डेप्रिसिएशन तक पढ़ लिया था कि एक पीजीबीपी यानी एक बिजनेस की इनकम निकालते वक्त हमें जो डेप्रिसिएशन होता है, जो कि कंपल्सरली अलाउड होता है कि आपको लेना ही लेना है, तो डेप्रिसिएशन हमने निकालना सीख लिया था। बट डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ बातें जो और रह गई थी, आज उसको हम कवर करेंगे। सबसे पहला कि जब आपने बोला कि हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो किसी एसेट के ऊपर निकालेंगे, और उस एसेट की जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट डिटरमाइन करना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि हम जैसे मान लो मैंने बोला कि 5 लाख रुपए की मैंने एक एसेट खरीदी, 5 लाख रुपए की मैंने एक एसेट खरीदी, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालो। अब मेरा सवाल है कि ये जो मैंने 5 लाख रुपए खर्च करके ये एसेट खरीदी, क्या ये 5 लाख रुपए की एसेट मेरी एसेट में आनी भी चाहिए, या मैंने क्या कहते हैं इसको किसी नियम का उल्लंघन कर दिया। जो इनकम टैक्स ने बोला, जैसे एक मैंने आपको रूल बताया था कि अगर आप सिंगल डे में सिंगल पर्सन को 10,000 रुपीज से ज्यादा की पेमेंट करते हो तो आपको उसका खर्चा डिडक्शन नहीं मिलता है। सेम वैसे ही आपको एसेट के लिए भी है कि अगर आप सिंगल डे में सिंगल पर्सन से 10,000 से ज्यादा की अगर कोई एसेट खरीद लेते हो कैश में, अदरवाइज देन अकाउंट पे ही चेक या आपका ईसीएस पेमेंट, या फिर क्या कहते हैं आप, मैं कह सकता हूं कि कोई भी जो स्पेसिफाइड चैनल है बैंकिंग चैनल, उसके अलावा अगर आपने कैश में खरीद लिया तो वो वाला जो पार्ट होगा वो फुल्ली क्या कहते हैं आपका टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब उसको हम कोई डिडक्शन देने वाले नहीं है, ना ही उस एसेट को एसेट कंसीडर किया जाएगा। जब एसेट को एसेट कंसीडर नहीं किया जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाओगे, और जब डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाओगे तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट बड़ा ही रहेगा। मान लो 100 रुपए का या 1 लाख रुपए का क्या कहते हैं आपका प्रॉफिट है, और इसका हर साल 50-50 हजार डेप्रिसिएशन आता है, तो आप पहले 50 हजार माइनस करने के बाद सिर्फ 50 हजार पे ही टैक्स देते थे क्योंकि वो डेप्रिसिएशन है। अब वो कह रहा है क्योंकि आपने ये कैश में खरीद ली 5 लाख की एसेट, तो हम ये 50 हजार का जो डेप्रिसिएशन है वो डिसअलाउड कर देंगे और हम पूरे 1 लाख के ऊपर अब आपसे क्या कहते हैं टैक्स लेंगे। तो ऐसी ही कुछ बातें हमको पढ़नी है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट क्या होता है, हमने सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन की क्या कहते हैं पूरा डेप्रिसिएशन का सेक्शन देखा था कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हमको देखना है कि डेप्रिसिएशन निकालने के लिए जो आपने भैया कॉस्ट बताई थी कि इस कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा, वो कॉस्ट का मतलब क्या है और उसको कैसे निकाला जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब है कि कौन सी कॉस्ट को एक्चुअली हम एसेट की कॉस्ट मानेंगे। द एक्सप्रेशन एक्चुअल कॉस्ट मींस द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एसएससी, यानी कि एसएससी जब बता रहा है कि मेरी ये कॉस्ट है जिसके ऊपर मैं डेप्रिसिएशन लेना चाहता हूं, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी। कह रहा द एक्सप्रेशन एक्चुअल कॉस्ट मींस द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसएससी ऑफ द एसेट टू द एसएससी as reduced by that portion of cost thereof if any has been met directly or indirectly by any person or authority। अगर इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई एसेट खरीदी और जिसकी पेमेंट क्या कहते हैं किसी और ने कर दी, तो आपकी जेब से पैसे कितने लगे। जैसे अगर मान लो आप एक बिजनेस हो और बिजनेस में 5 लाख रुपए की आपको एक एसेट खरीदनी है, तो आपने 2 लाख रुपए क्या कहते हैं गवर्नमेंट से ले लिए, गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट कर दिया, 3 लाख रुपए ही आपने अपने लगाए। अब मुझे एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन आप कितने पे क्लेम करोगे। तो भैया डेप्रिसिएशन तो हम कॉस्ट पे क्लेम करेंगे, तो कॉस्ट कितनी बताएंगे। कॉस्ट भैया इनकम टैक्स के हिसाब से और बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से अलग अलग हो जाएगी। क्यों, बुक्स ऑफ अकाउंट में तो हम लगाते हैं कॉस्ट कंसेप्ट कि जितने का आपने खरीदा, जितने का आपका पड़ रहा है, जितना पैसा उसके लिए चार्ज हुआ, तो आप बिजनेस में तो 5 लाख ही बताओगे। अगर मैं क्या बोलूं बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंट में ये 5 लाख रहेगा, बट इनकम टैक्स में ये कितना हो जाएगा। कह रहा है कि इसमें से घटा दो वो सारा अमाउंट हैज बीन मेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी पर्सन और अथॉरिटी। अगर किसी अथॉरिटी या पर्सन ने वो अमाउंट पे कर दिया है, जैसे कि यहाँ पे 2 लाख है,
तो 2 लाख घटा दो और जो बच जाएगा 3 लाख रुपए, वही आपकी डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए क्या मानी जाएगी, कॉस्ट मानी जाएगी। ठीक है। However, assessee incurs any expenditure of acquisition or any asset or part thereof in respect of which a payment of aggregate payment made to a person। इसका ये लाइन मैंने आपको पहले भी बताई थी। पहली चीज, अगर मैं कोई एक एसेट खरीदने जाता हूं तो कभी कभी आपको पता होगा जितने की एसेट होती है उसके बाद भी कुछ मेरे एडिशनल खर्चे हो जाते हैं। जैसे बहुत बड़ी मशीन है तो मुझे टेम्पो में करके लेके आना पड़ेगा उसको, तो टेम्पो वाले को पैसे देने पड़ सकते हैं, या मशीन वाले को ही पैसे देने पड़ सकते हैं, या किसी को भी जो मशीन से या एसेट से रिलेटेड कोई आप खर्चा कर रहे हो उसको एक्वायर करने के लिए कमीशन दे रहे हो या कुछ भी, जो भी पुट टू यूज से पहले का क्या कहते हैं खर्चा होता है वो एसेट की कॉस्ट बनती है। और उससे पहले जो भी आप खर्चा कर रहे हो, अगर आपने कोई भी खर्चा एक सिंगल डे में 10,000 रुपए से ज्यादा एक सिंगल पर्सन को दे दिया तो वो खर्चा उस एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा। मतलब अगर 3 लाख की मैं ये या 5 लाख की एसेट खरीद रहा हूं और 10,000 रुपए मैंने टेम्पू वाले को देने थे, 11,000, 10,000 तक तो चलेगा ही, 11,000 टेम्पू वाले को देने थे और मैंने ये 11,000 रुपए उसको कैश में दे दिए और मैं बता रहा हूँ मेरी एसेट जो है 5,11,000 की, क्योंकि ये 11,000 मेरे टेम्पू का खर्चा जो है वो मेरी एसेट की कॉस्ट बनेगी। बिल्कुल सही जवाब, बननी चाहिए। बट क्या इसकी पेमेंट आपने अकाउंट पे ही चेक से करी है? मैंने बोला नहीं। मैंने बोला कि क्या आपने इसकी पेमेंट ईसीएस या किसी बैंकिंग चैनल से करी है? नहीं। तो आपने कैसे करी? मैंने जी कैश कर दी सिंगल डे में। जी हाँ, 11,000 रुपए। हाँ, तो भैया ये खर्चा आपका क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा, यानी इस खर्चे को हम आपकी एसेट की कॉस्ट में पार्ट बनने नहीं देंगे। तो ये आपको कंसेप्ट एक समझ में आया कि एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या है। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब है जो भी एसेट की जो असेसी के लिए कॉस्ट बन रही है, प्लस अगर कोई उसने खर्चा किया होता है तो वो जोड़ देते हैं। बट अगर वो खर्चा सिंगल डे में सिंगल बंदे को पेमेंट 10,000 से ज्यादा हो जाए तो वो खर्चा हम नहीं जोड़ेंगे, उसको कॉस्ट का पार्ट नहीं बनने देंगे। तो जब कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा तो उसमें डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा। अब आगे चले, ऐसी कुछ और आपके अलग अलग क्या कहते हैं कंडीशंस हो सकती हैं, अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं। इन सिचुएशंस में हम क्या मानेंगे एक्चुअल कॉस्ट? पहली सिचुएशन, अगर आपकी कोई एसेट, आपने जो एक एसेट एक्वायर्ड करी, वो एसेट यूज होती थी किसी साइंटिफिक रिसर्च में, वो यूज होती थी। ऐसी एसेट आपने अपने बिजनेस में लेकर के आए जो साइंटिफिक रिसर्च में होती थी यूज, तो और अब वो वहां से सीजेज हो गई है, मतलब अब वहां पे वो यूज नहीं हो रही और आप अपने बिजनेस में ले आए, तो अब आप भी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहेंगे। तो सवाल नंबर 1, क्या आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे? मैंने बोला कि अगर एक्चुअल कॉस्ट होगी और अगर वो क्या कहते हैं एसेट है यानी प्लांट है तो 15%, बिल्डिंग है तो 10%, जैसा भी वो क्या कहते हैं जिस भी कैटेगरी का वो एसेट होगा, ठीक है। अब लेकिन उसकी कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट होगी तभी तो आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाएंगे। तो कह रहा है जब भी where an asset is used for the purpose of business after it ceases to be used scientific research, अगर कोई एसेट पहले साइंटिफिक रिसर्च में यूज होती थी और अब आप उसको अपने बिजनेस में ले आए, तो ऐसे एसेट की जो एक्चुअल कॉस्ट होती है, ऐसे एसेट की जो एक्चुअल कॉस्ट होती है एसएससी की, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए वो एक्चुअल कॉस्ट टू द एसएससी इज रिड्यूस्ड बाय एनी डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 35(4)। भैया ये क्या है? ये बात तो हमें समझ में आई नहीं, ये बात तो हमको समझ में नहीं आई, तो मैं समझा देता हूं बड़े सिंपल से वर्ड में। देखो यहां पर ऐसे देखो, यहां पे साइंटिफिक रिसर्च होता था, यहां पर ये 5 करोड़ की एसेट है और अब ये आपका नॉर्मल बिजनेस है। नॉर्मल बिजनेस में आप ये 5 करोड़ वाली एसेट उठा के ले आए और आपने पेमेंट करी होगी 2 करोड़ रुपए, ये आपने पेमेंट करी है। बट मैं कह रहा हूं इस आपने क्या पेमेंट करी है या आप अपने ही बिजनेस का ले आए, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि इस एसेट की कॉस्ट कितनी है। इस एसेट की जब मैं कॉस्ट निकालूंगा तो सिंपल सा तरीका है कि इसकी कॉस्ट तो 5 करोड़ रुपए है, लेकिन अगर इस बंदे ने या आपके ही किसी साइंटिफिक रिसर्च वाले डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कुछ क्लेम कर लिया है या कोई अमाउंट क्लेम कर लिया है, और इस साइंटिफिक रिसर्च पे आपको सेक्शन 35 के अंदर, सेक्शन 35(1) क्लॉज 4 के अंदर बहुत सारी अलग अलग टाइप की डिडक्शंस दी हुई हैं कि कभी 100%, कभी 150%। तो अगर इसको 100% पहले ही
डेप्रिसिएट कर लिया आपने, तो क्या यहाँ पर आप अगर पहले ही पूरी वैल्यू खत्म हो गई तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 5 करोड़ से पूरी 5 करोड़ खत्म हो गई। अब आपके पास एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ जाएगी इसकी, 0, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको 5 करोड़ क्या कर लिया, डिडक्शन ले लिया। तो सिंपल सा तरीका क्या है इसका कि आज अगर आप कोई असेट अपने बिजनेस में ला रहे हैं जो पहले क्या कहते हैं आपका साइंटिफिक रिसर्च में यूज होता था, तो जितना अमाउंट आप वहां पर क्लेम कर चुके हैं उतना अमाउंट आप माइनस कर दो उसकी एसेट की कॉस्ट से, और फिर अगर कोई एक्चुअल कॉस्ट बचती है तो वो आपके बिजनेस के लिए उस एसेट की कॉस्ट मानी जाएगी। समझ में आ गया? आगे चल। हाँ भैया। सेकंड वन क्या कहता है कि इन्वेंट्री कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट एंड यूज्ड फॉर अ बिजनेस और प्रोफेशन। अब एक बात बताओ, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मान लो कि मेरा फ्लैट का बिजनेस है, मेरा फ्लैट सोल्ड करने का बिजनेस है, मेरा फ्लैट सोल्ड करने का बिजनेस है। तो फ्लैट अगर मैं बेचता हूं, अब मेरे पास 40 फ्लैट रखे हुए हैं, फ्लैट अगर मैं बेचता हूं और मेरे पास 40 फ्लैट रखे हुए हैं, तो पहले मुझे ये बताओ कि ये फ्लैट मेरे कैपिटल एसेट होंगे कि मेरा स्टॉक इन ट्रेड होगा। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि जो फ्लैट मेरे पास 40 फ्लैट है बेचने के लिए रखे हुए हैं अभी, तो ये फ्लैट जो है वो मेरा कैपिटल एसेट होगा या वो मेरा क्या कहते हैं स्टॉक इन ट्रेड होगा। तो भैया ये तो होगा आपका स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि ये आपका बिजनेस है और बिजनेस में यूज होने वाली जो एसेट होती है उसको बिजनेस की एसेट नहीं स्टॉक इन एसेट कहते हैं, यानी स्टॉक एसेट बोलते हैं उसे, वो स्टॉक इन ट्रेड है। ठीक है, अब मैंने इसमें से किसी एक फ्लैट को यूज कर लिया, मैंने इसमें से किसी एक फ्लैट को यूज कर लिया अपने बिजनेस पर्पस के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, पहले ही तो फ्लैट था, मेरा स्टॉक इन ट्रेड था, अब लेकिन जब मैं इसको अपने बिजनेस में यूज कर रहा हूं, मान लो मेरे को एक और ऑफिस खोलना है, तो मैंने उसमें से एक फ्लैट ले लिया और ऑफिस खोल दिया। तो अब मुझे एक सवाल है मेरे आपसे कि क्या अब ये फ्लैट मेरा स्टॉक इन ट्रेड है? वो एक फ्लैट 39 तो अभी भी स्टॉक इन ट्रेड रह जाएंगे, लेकिन क्या ये एक फ्लैट जो मैंने अपने बिजनेस में यूज कर लिया, क्या ये अभी मेरा स्टॉक इन ट्रेड रहेगा? क्या अभी मेरे बिजनेस की एसेट बन जाएगी? ये मेरा बिजनेस की एसेट बन जाएगी। अब जब कोई एसेट बन गई मेरे बिजनेस की, तो क्या मुझे इसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर आपका 10% का डेप्रिसिएशन यूज क्लेम करते हो आप। बिल्कुल सही। तो क्या कह रहा है दूसरा पॉइंट, यही कहता है आपसे कि अगर कोई इन्वेंट्री जो पहले इन्वेंट्री मतलब स्टॉक इन ट्रेड, अगर आप उसको कन्वर्ट करते हो कैपिटल एसेट में और यूज कर लेते हो बिजनेस और प्रोफेशन में, तो अब बताओ ऐसा अगर कंडीशन हो जाए कि आप पहले उसे इन्वेंट्री समझते थे और अब आप उसको स्टॉक इन ट्रेड बना लेते हो, तो आप ऐसे में उसकी कॉस्ट क्या लोगे अपने बिजनेस के लिए? तो अब जरा सोचो, इसके लिए जो ये स्टॉक इन ट्रेड का बिजनेस था, इसके लिए पर फ्लैट ऐसे करूं, पर फ्लैट इसकी जो, अच्छा आपको पता है स्टॉक हम कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। तो अब इसके लिए जो स्टॉक था, अभी इसकी कॉस्ट जो है वो मान लो 30-30 लाख रुपए है, तो ये 30-30 लाख रुपए में रिकॉर्ड कर रहा होगा। तो इसने 30 लाख वाली एक एसेट अपने बिजनेस में ले आया। अब मेरा सवाल ये उठता है कि जब ये बिजनेस में ले आया तो इसकी कॉस्ट क्या बनेगी? 30 लाख बनेगी, और मैं कह रहा हूं इसी एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन ये कन्वर्ट करता है 50 लाख रुपए थी। तो अब मुझे बताओ इसकी कॉस्ट क्या बनेगी? तो कह रहा है कि जिस दिन कन्वर्जन होगा उस दिन इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच इन्वेंट्री एज ऑन द डेट ऑफ इट्स कन्वर्जन इनटू कैपिटल एसेट, उसी को ही आपकी एक्चुअल कॉस्ट माना जाएगा। तो अब मुझे बताओ इस केस में आपकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी मानी जाएगी? 50 लाख। ये दोनों बातें समझ में आ गई? पहला पॉइंट था कि आपने किसी साइंटिफिक रिसर्च वाले एसेट्स को अपने बिजनेस में ले आए तो उसकी कॉस्ट बनेगी, जितना भी एक्चुअल में कॉस्ट था उसमें से जितना आपने ऑलरेडी डिडक्शन ले लिया माइनस कर लो डेप्रिसिएशन का। अगर आप किसी इन्वेंट्री को अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लेते हो तो जिस दिन कन्वर्जन होगा उस दिन उसकी मार्केट वैल्यू चेक कर लो, और मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप जितनी भी मार्केट वैल्यू होगी उसको क्या बना दो? अपनी कॉस्ट बना दो। चलो, ये दो बातें समझ में आ गई। तीसरी बात, अब मान लो आपको एसेट गिफ्ट और इनहेरिटेंस में भी तो मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है। अगर कोई एसेट गिफ्ट या इनहेरिटेंस में मिलता है तो जो कॉस्ट होती है प्रीवियस ऑनर की माइनस का जितना उसने डेप्रिसिएशन
क्लेम किया हुआ है उसको लेने के बाद हम आपको मिल जाएगा। मतलब क्या कह रहा है, मान लो मेरे फादर हैं, उनके पास कोई एसेट पड़ी हुई है 5 लाख रुपए की, और ये इन्होंने खरीदी थी, और इन्होंने अपने ब्लॉक के अंदर इसका ब्लॉक डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया था वो 2 लाख रुपए चार्ज किया था, और आज इनकी जो इनके ब्लॉक में दिख रही है वो एसेट कितने की दिख रही है, 3 लाख रुपए की दिख रही है। अब मेरे पापा ने ये मेरे बिजनेस में क्या कर दिया, ए के बिजनेस में इसको क्या कर दिया, गिफ्ट के रूप में या इनहेरिटेंस के रूप में दे दिया। ठीक है, अब जो ये एसेट मिली मुझे, तो अब मेरे बिजनेस के लिए इसकी कॉस्ट क्या होगी, तो भैया इसकी कॉस्ट होगी कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ऑनर। तो प्रीवियस ऑनर की कॉस्ट कितनी थी, 5 लाख रुपए, है ना, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 5 लाख, माइनस अगर कोई डेप्रिसिएशन उन्होंने ऑलरेडी क्या करा हुआ है, अलॉट किया हुआ है। चलो, तो उन्होंने ऑलरेडी कितना डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ है, 2 लाख। तो अब आपके लिए इसकी कॉस्ट कितनी बन जाएगी, 3 लाख रुपए। समझ में आई बात? चलो आगे चलते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट था ये कि अगर आपके गिफ्ट या इनहेरिटेंस में मिलती है तो पुराने वाले बंदे की कॉस्ट ले लो, उसमें से माइनस कर दो, क्या कहते हैं, जितना उन्होंने डेप्रिसिएशन क्लेम किया हुआ। लेकिन फर्दर अगर कोई खर्चा आपको इनकर्ड होता है, जैसे कि फ्रेट, इंस्टॉलेशन ऑफ सच एसेट वुड बी इंक्लूडेबल टू द कॉस्ट। अब ये 3 लाख रुपए जब लग गया मेरा, उसके बाद मुझे वो, क्योंकि पापा ने अपने बिजनेस से दी होगी, अपने घर से दी होगी, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको अपने बिजनेस में लाऊंगा, तो मुझे इंस्टॉल कराना पड़ेगा दोबारा से, मुझे फ्रेट देना पड़ेगा दोबारा से। तो ये जो खर्चे होंगे ये खर्चे मैं जोड़ दूंगा, और अगर अब इसके बाद 3,50,000 रुपए खर्चा टोटल हो जाता है, तो मेरा 3,50,000 रुपए का क्या हो जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? यानी कि इतनी की तो कॉस्ट मेरी पड़ गई, प्लस जो भी मैं यूज करने से पहले, इंस्टॉल करने से पहले खर्चा करता हूँ, मेरी कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए। तो ये मैंने 50,000 रुपए खर्चे किए, तो ये 50,000 3 लाख में जुड़ जाएगा, तो 3,50,000 मेरी क्या बन जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट मानी जाएगी। यहां तक की बात समझ में आ गई? चलो भैया 3 पॉइंट समझ में आ गए। चौथा पॉइंट कहता है सेकंड हैंड एसेट। आप कभी कभी सेकंड हैंड एसेट भी खरीद लेते हो, है ना, पुरानी एसेट मार्केट से जाके खरीद लेते हो। वेयर बिफोर द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन बाय द एसएससी, जिस दिन एसएससी किसी एसेट को खरीद रहा है, अगर वो एसेट एट एनी टाइम यूज्ड बाय एनी अदर पर्सन, अगर किसी और पर्सन ने उसको यूज किया हुआ है अपने बिजनेस या प्रोफेशन के अंदर, अगर किसी बंदे ने कोई एसेट पुरानी खरीदी और वो एसेट पहले से, जाहिर सी बात है पुरानी का मतलब ही यही होता है कि उसको किसी और ने पहले क्या किया होगा, यूज किया होगा। यूज कहां पे किया है, तो अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन में। तो जो अब मेरा असेसिंग ऑफिसर होगा इनकम टैक्स का, जो मेरे को क्या कहते हैं, मेरे जुरिडिक्शन में आएगा, जो मुझको देख रहा होगा, जो मेरी गतिविधियों पर नजर रखता होगा, the assessing officer is satisfied the main purpose of the transfer of the asset directly or indirectly to the assessee was the reduction of liability of income tax directly or indirectly to the assessee by claiming depreciation with reference to enhanced cost. The actual cost to the assessee shall be taken. ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाली तो मैं ऐसे ही समझा दूंगा आपको, उसमें कुछ भी नहीं है। क्या करा, द एक्चुअल कॉस्ट टू द assessee shall be taken to the such amount which the assessing officer may with the previous approval of joint commissioner determine करेगा। क्या कह दिया इसने, may with the previous approval of joint commissioner। अच्छा, आपको एक चीज पता है, जैसे मैं समझाता हूं, मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, समझना जरा ध्यान से कंसेप्ट को। मिस्टर बी ना लॉस सफरिंग कंपनी है, लॉस सफरिंग कंपनी है, ठीक है, और मिस्टर ए प्रॉफिटेबल कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। भैया आगे समझ में बात, ये एक लॉस कंपनी है। अच्छा, एक बात बता देता हूं आपको, अगर आपके बिजनेस में पहले से लॉस हो रहा होता है ना, तो आप डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट इस साल चार्ज नहीं करते, उसको अगले साल पोस्टपोन कर देते हो। मतलब भैया अगर आपके नॉर्मल बिजनेस से बगैर डेप्रिसिएशन चार्ज किए ही आपके बिजनेस में लॉस आ गया,
मतलब अभी मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज भी नहीं किया है अपने बिजनेस में और बगैर डेप्रिसिएशन के ही लॉस आ रहा है, वो भी 5-10 लाख रुपए का। तो अब डेप्रिसिएशन का जितना भी अमाउंट होगा वो अमाउंट इस साल नहीं, उसे क्या कहते हैं आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है, वो आगे एन नंबर तक जाता रहेगा आपका वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट, ठीक है। तो अब मैंने मिस्टर बी ने ए से बात कर ली, यार मिस्टर ए देखो यार मेरी कंपनी तो लॉस मेकिंग कंपनी आने वाले कब समय में बंद हो जाए पता नहीं है, लेकिन मेरे पास तो बहुत सारी एक ऐसी एसेट्स पड़ी हैं जो एक तो यूज नहीं हो रही हैं और उनके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करता हूँ, वो डेप्रिसिएशन भी मैं यूज नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉस में हूँ। तो ऐसा क्यों ना करो, वो एसेट आप ले लो, आप जैसे ही ले लोगे तो आपकी एसेट हो जाएगी, फिर आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे और आप अपने प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर लोगे। और अगर मान लो 100 रुपए का आपने डेप्रिसिएशन या 1000 का डेप्रिसिएशन आपने एक्स्ट्रा घटा लिया तो उस 1000 के ऊपर आपने 30% की टैक्स सेविंग कर ली। ये बात समझ में आई, ये जो टैक्स सेविंग वाली बात है, या मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊं भैया, एग्जाम्पल से समझा दो। मानो कि पहले 10,000 रुपए आपका प्रॉफिट होता था और अब 10,000 होता था, तो आप मैं कह सकता हूं कि क्या कहते हैं पहले 10,000 होता था तो सीधे 10,000 पे 30% का प्रॉफिट लगता था, आपको 3,000 देना पड़ता था। और अब मैं कह रहा हूं कि आपने 10,000 में से 1,000 का डेप्रिसिएशन घटा लिया तो प्रॉफिट बचा 9,000, तो अब 9,000 का 30% कितना हो जाएगा 2,700। तो आपने क्या 300 रुपए का डेप्रिसिएशन बचाया कि नहीं बचाया, 300 रुपए का टैक्स भी बचा लिया है ना, डेप्रिसिएशन की वजह से आपने 300 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स बचा लिया। तो वो यही कह रहा है कि आपने सेकंड हैंड अगर एसेट खरीदी है तो ठीक है हम अलाउड कर देंगे, लेकिन कॉस्ट हम कितनी मानेंगे, कॉस्ट इसमें असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा, वो भी जॉइंट कमिश्नर से पूछ करके। क्योंकि अगर उसको ऐसा लगता है कि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अपने टैक्स की लायबिलिटी को कम करने के लिए कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखा मुझे कि टैक्स की लायबिलिटी कम हुई यहाँ पर, हो सकता है मिस्टर ए उसके लिए कोई ये खास यूज ना हो इस एसेट का, पर फिर भी उन्होंने अपने डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए क्या कर दिया, इस एसेट को खरीद लिया। तो ऐसे केस में हम क्या कहते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वो जो इस एसेट की कॉस्ट आप बताओगे कि हाँ मैं इसकी जितनी भी कॉस्ट बताना चाहता हूँ इस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा, वो कॉस्ट कौन डिसाइड करेगा, वो असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा और वो भी अपने क्या कहते हैं जॉइंट कमिश्नर से पूछ करके डिसाइड करेगा। क्या ये चौथी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ भैया। आगे चलो, तो ये 4 पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। पहला पॉइंट था कि अगर आपने क्या करा, कोई रिसर्च वाली एसेट ले आए, दूसरा था अगर एसेट कन्वर्ट कर दी तो फेयर मार्केट वैल्यू, अगर गिफ्ट इनहेरिटेंस में मिल गई तो जितनी भी प्रीवियस ओनर की जो कॉस्ट थी माइनस जितना उसने डेप्रिसिएशन क्लेम किया था, प्लस अगर कोई मेरा उसे लाने या लगाने में खर्चा हुआ है। सेकंड हैंड खरीदोगे तो भैया रुक जाओ, असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करके बता देगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ भावना जो है ठीक नहीं नजर आ रही है, आप कुछ टैक्स की चोरी के इरादे से लेकर के आए हो। चलो अब पांचवा पॉइंट क्या कहता है, पांचवा पॉइंट कहता है री एक्विजिशन ऑफ एसेट। ये क्या चीज है भैया, री एक्विजिशन मतलब दोबारा एक्वायर्ड कर लेना। हाँ, कह रहा है ये कैसे होता है, पहले तो भैया समझाओ। कह रहा है जब भी कोई एक एसेट वंस बिलोंग्ड टू द एसएसी, जब वो एक एसेट एक एसएसी की बन जाती है, had been used by him और वो यूज करने लगता है for the purpose of his business और profession, यानी कि जब भी कोई एक एसएसी किसी एसेट को अपने बिजनेस में यूज करने लग जाता है, बिजनेस और प्रोफेशन में, और देयर आफ्टर सीज्ड टू बी हिज प्रॉपर्टी बाय द रीजन ऑफ ट्रांसफर और अदरवाइज, और फिर वो उसको ट्रांसफर कर देता है। भाई कर सकता है ना, जैसे आप जब क्या कहते हो कोई एसेट खरीदते हो और यूज कर लेते हो तो ट्रांसफर कर देते हो, जब ट्रांसफर कर देते हो तो वही सामने वाली पार्टी के लिए सेकंड हैंड मशीनरी बन जाती है, सेकंड हैंड एसेट बन जाती है। अब यहाँ पे क्या केस हुआ, पहले आपने खरीदी, पहले ए ने खरीदी है ना, ए ने बी को बेच दी यूज करके, यूज एंड सोल्ड करके एसेट को क्या कर दिया, बी को बेच दिया, और बी से फिर दोबारा रीएक्वायर्ड कर लिया। उसके बाद क्या करा, एंड इज री एक्वायर्ड बाय हिम, तो फिर एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी भैया, अब बताओ। भाई इसने 1,000 की खरीदी थी, ठीक है, इसने इसमें 300 रुपए तक का डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया था, तो सामने वाली पार्टी का सेकंड हैंड होगा। मान लो इनकम टैक्स ऑफिसर कह रहा है सब कुछ ठीक ठीक है, तो प्रीवियस ओनर माइनस का जितना डेप्रिसिएशन उसने सॉरी जितने, अगर इनकम टैक्स ऑफिसर को कोई वो नहीं है, अगर ऑब्जेक्शन नहीं है, तो जितने में आपने बेची, तो यानी अगर आपने बेच दी इसको 800 में
तो 800 ही माना जाएगा इसकी कॉस्ट। अब जब आपने दोबारा रीएक्वायर्ड कर ली तब क्या होगा, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट एक्वायर्ड, मतलब जब आपने, अब देखो रीएक्वायर्ड में मैं निकालने जा रहा हूं रीएक्वायर्ड की कॉस्ट, तो भैया रीएक्वायर्ड की कॉस्ट कैसे निकलेगी, कॉस्ट निकलेगी जब आपने फर्स्टली एक्वायर्ड करा था, फर्स्ट एक्वायर्ड कॉस्ट यानी कि वो कितनी थी, 1000 रुपए थी ना, 1000 में एक्वायर्ड करी थी आपने, माइनस डेप्रिसिएशन अलाउएबल टू द एसएससी इफ द एसेट वाज ओनली द एसेट इन द रेलिवेंट ब्लॉक ऑफ एसेट और द एक्चुअल प्राइस फॉर विच द एसेट इज रिक्वायर्ड बाय हिम व्हिचएवर इज लेस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले तो आप इसकी जो कॉस्ट निकालो, कैसे निकालोगे कि जब आपने पहले खरीदी थी तो उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो जितना भी एसएससी का आया, एज इफ द एसेट वाज ओनली एसेट इन द रेलिवेंट ब्लॉक ऑफ एसेट, जैसे कि वो एक अकेला ही एसेट रहा था। अच्छा आपको मैं बता दूं, आपको ये बात भी मालूम है कि ब्लॉक हमने पिछली क्लास में पढ़ा और हमने देखा कि ब्लॉक के अंदर जितनी भी नई नई एसेट्स आती हैं सारी जुड़ती चली जाती हैं, है ना, नई एसेट आ गई वो जुड़ जाएगी, फिर उसका अगले साल क्लोजिंग बैलेंस डब्ल्यूडीबी बचता है, फिर वो अगले साल जाके और नई एसेट आती है वो भी जुड़ जाती है, ठीक है। और नहीं अगर समझिए तो अभी हम समझेंगे क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा अभी छूट भी रहा है, हमें इसके ऊपर एक फॉर्मेटिंग करनी है, क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिए इसके। तो कह रहा है कि इसको मानो सिंगल एसेट, कि आपके पास एक ही ब्लॉक का एसेट है जिसमें एक ही एसेट है, ठीक है, तो सिंगल एसेट है इसके पास, और इसमें माइनस करो ब्लॉक के हिसाब से डेप्रिसिएशन ईयर बाय ईयर, और जितनी भी इसकी कॉस्ट निकल करके आएगी, मान लो इसकी कॉस्ट निकल करके आ गई 500 रुपए, आज की डब्ल्यूडीबी निकल के आ गई इसकी 500 रुपए, तो और जो आपने एक्चुअल प्राइस खरीदा इसको, एक मिनट, हाँ मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि अगर आपको इसे मानो पहले कि सिंगल ब्लॉक की एसेट है, इसमें से जितना डेप्रिसिएशन ईयर बाय ईयर बनता है वो माइनस करो, और आज अगर इसकी डब्ल्यूडीबी 500 है और आपने इसको एक्चुअली जब दोबारा खरीदा तो 600 में खरीद लिया, तो इन दोनों में से जो भी लोअर होगा, लोअर जो भी होगा, देखो लोअर वाली लाइन कहां लिखी है भैया, लोअर वाली लाइन यहां लिखी है, विच एवर इज लेस, यानी एक्चुअल प्राइस जो रीएक्वायर्ड के लिए दे रहे हो और जब आपने फर्स्टली एक्वायर्ड किया था माइनस का, उसमें से जितना भी डेप्रिसिएशन अलाउएबल है एसएससी को, ऐसे जैसे कि वो एसेट सिंगल ब्लॉक की थी, तो जितना भी वैल्यू आएगा वही आपका री एक्विजिशन ऑफ एसेट की कॉस्ट मानी जाएगी। अब मेरा सवाल, क्या आपको इस पॉइंट में कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट में मुझे बताएं, अदरवाइज आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसका क्या कहते हैं जरूर रिप्लाई करूंगा। चलो हमने 5 पॉइंट देख लिए हैं, 5 पॉइंट के बाद अब जो है हमको और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने से पहले कुछ हम 2-4 इजी से पॉइंट पढ़ लेते हैं जो कि मजेदार भी हैं। सबसे पहला और सबसे मजेदार और क्या कहते हैं क्वेश्चंस में पेपर में आने वाला सबसे ज्यादा बार ये वाला क्वेश्चन होता है, बिल्डिंग प्रीवियसली द प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। इसका मतलब क्या है, मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरे पास कोई बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग पहले मेरे पास थी और अब मैंने किसको दे दी, अपने बिजनेस को दे दी। तो पहले तो वो बिल्डिंग मेरी थी और अब वो बिल्डिंग किसकी हो गई, बिजनेस की हो गई। तो कह रहा वेयर अ बिल्डिंग विच वाज प्रीवियसली द प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी, यानी पहले वो एसएससी की प्रॉपर्टी थी, इज ब्रॉट टू इनटू यूज फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आपने कोई बिल्डिंग जो क्या, सिर्फ ये बिल्डिंग के लिए, ये ध्यान रखना, सिर्फ बिल्डिंग के लिए ये कंसेप्ट है कि अगर कोई बिल्डिंग थी जो पहले ऑनर यूज करता था और अब वो बिजनेस एंड प्रोफेशन का पार्ट बन गया, तो अब उसकी एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है, एक्चुअल कॉस्ट फॉर बिजनेस, क्योंकि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाएगा, बिल्डिंग के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन का रेट होता है, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या बनेगी, एक्चुअल कॉस्ट एसएससी की बनेगी, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग टू द एसएससी एज रिड्यूस्ड बाय एन इक्वल अमाउंट टू द डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड एट द रेट इन फोर्स ऑन दैट डे would have been allowable had the building has been used for the purpose of business or profession since the asset acquired by the SSC। भैया
लाइन पता नहीं क्या लिख देते हैं, मतलब हमको समझ में नहीं आती, आपको समझ में आ गई, आप इजीली समझा दो। बहुत सिंपल है। मानो 2015 में मेरे पास, 2015 मैंने गलत लिख दिया है, 2015-16 में मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी 10 लाख रुपए की, ठीक है, और 2019-20 के 1 अप्रैल को मैं चाहता हूं कि ये बिल्डिंग मैं अपने ऑफिस में ले आऊं, यानी बिजनेस में ले आऊं, अपने बिजनेस में ले आऊं। यहां तक की बात समझ, ये पॉइंट में तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब मैं पैसे तो दूंगा नहीं अपने आप को, मैं तो फ्री में ही ले आऊंगा। तो अब लेकिन मैं डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहता हूं, तो मैं अपनी कॉस्ट निकालना चाहता हूं। तो कॉस्ट कैसे निकलेगी? मानो कि ये एसेट यूज हुई थी पहले बिजनेस में, तो जब पहले ये मान के चलना है सिर्फ, तो जब मानना है, क्योंकि इंडिविजुअल्स को तो डेप्रिसिएशन क्लेम मिलता नहीं, आपको ये बात तो मालूम होगा, हम तुम लोग किसी एसेट पे डेप्रिसिएशन तो क्लेम कर नहीं सकते, बिजनेस ही एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। ऐसे तो हम लोग भी अपने घर के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे और इनकम टैक्स में छूट ले लेंगे, नहीं होता ऐसा, सिर्फ बिजनेस ही इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। अब ये जो 10 लाख की एसेट थी, तो 31 मार्च 16 को अगर मानते कि ये बिजनेस में यूज हुई, तो इसके ऊपर पहले 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगता 10% से ब्लॉक के अंदर, तो ये 9 लाख आती। फिर 31 मार्च 17 में फिर 10% डेप्रिसिएशन लगता ब्लॉक के अंदर, तो 90,000 आती, 8,10,000 वैल्यू बच गई। फिर 31 मार्च 18 को इसके ऊपर फिर डेप्रिसिएशन लगता, 31 मार्च 18 को 8,10,000। फिर इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसके ऊपर इसकी वैल्यू आ जाती 7,29,000, ये आ जाती वैल्यू आपकी। फिर आप इस पर डेप्रिसिएशन लगाते 31 मार्च 2019 को 7,290 का, 7,290 का। अब मुझे जरा बताओगे कि इसकी कॉस्ट कितनी बची? एक मिनट में कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूँ। 7,29,000 माइनस का 10%, ये आ गई 6,56,100 रुपए। तो ये जो आज ये 1 अप्रैल 2020 की वैल्यू है, 1 अप्रैल, ओहो ये 90-20 कर दिया मैंने, है ना, इसको 2021 कर दो, 2020 से लेके 2021, ठीक है। तो आज जो भी इसकी वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 6,56,100 आ जाएगी। अगर आप 1 अप्रैल 19 में एक्वायर्ड करते तो 7,29,000 आती, अगर आप एक्वायर्ड करते उसे 1 अप्रैल 2018 में तो 8,10,000 आती। इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ आपको रफली कैलकुलेट करना है, ये किसी को ये डेप्रिसिएशन मिल नहीं रहा है, ये डेप्रिसिएशन किसी को भी नहीं मिलेगा, ये किसी को भी नहीं मिलेगा, ये लैप्स हो गया डेप्रिसिएशन। और जो इसके बाद बचा, डेप्रिसिएशन के बाद जो कॉस्ट बची, अब वो कॉस्ट आपके बिजनेस की कॉस्ट मानी जाएगी। क्या ये पॉइंट समझ में आया रोहित? समझ में आ गया? चलो तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास नीचे दिखाई दे रहा है, मैं इस पॉइंट को मिटा दूं और इस पॉइंट को मिटा के यहीं इस नीचे वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या कहता है भैया? नीचे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार है जो परचेज करी डॉक्टर सोमान ने और 10 अक्टूबर 2016 को फॉर 5,25,000 फॉर द पर्सनल यूज, इट ब्रॉट इनटू प्रोफेशनल यूज। कार को कहां लेके आना चाहते हैं? वो बिजनेस में लेकर के आना चाहते हैं। 1 जुलाई 2019 को व्हेन इट इज मार्केट वैल्यू वाज 2,50,000। अब सोचो, कोई कार जो वो मार्केट में लेके आना चाहते हैं, मतलब मार्केट में कह रहा हूं, बिजनेस में लेके आना चाहते हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू 2.5 लाख रुपए है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मार्केट वैल्यू का कंसेप्ट मैंने पढ़ा? अभी मैंने पढ़ाया क्या? देखो, डॉक्टर सोमन एक इंडिविजुअल है, वो अपने प्रोफेशनल यानी कि बिजनेस एंड प्रोफेशन में उस पर्सनल एसेट को लेके आना चाहते हैं। तो सबसे पहला तो मुझे एक सवाल बताओ, क्या ये बिल्डिंग है? क्या कार? तो क्या ऊपर वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा? नहीं, ऊपर वाला कंसेप्ट तो लग ही नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि बिल्डिंग तो है नहीं। अच्छा, बिल्डिंग के अलावा अगर कोई दूसरी एसेट अगर हम लेके आ जाते हैं अपने पर्सनल पर्पस की, तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, जितने में भी ऑनर ने खरीदा, जितने में भी ऑनर ने खरीदा, वही उसकी कॉस्ट मानी जाएगी। मतलब अगर ये बिल्डिंग होता
तब तो हम इस पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अब देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए कितना कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, मार्केट वैल्यू, डेप्रिसिएशन का रेट है। अब हमें तो सिर्फ 3 बातें समझनी है। जो एसेट एक्वायर्ड करी वो क्या है, वो कार है, यानी कि वो बिल्डिंग तो है नहीं, ठीक है। दूसरा, लेने वाला इंडिविजुअल, देने वाला इंडिविजुअल है, लेने वाला बिजनेस है। तो यहाँ पर 3 बातें आ रही हैं, तो क्या इसका आंसर है एज पर सेक्शन 43, जो कि एक्चुअल कॉस्ट का सेक्शन है। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब होता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एसएससी। यहाँ पर एसएससी कौन बन जाएगा इस क्वेश्चन में, प्रोफेशन, यानी प्रोफेशन के लिए उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी। परचेज प्राइस 5,25,000, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार टू द डॉक्टर सोमान, डॉक्टर सोमान ने इसे 5,25,000 में खरीदा, और मार्केट वैल्यू इस कार की 2.5 लाख रुपए है। ऑन द डेट व्हेन द एसेट इज ब्रॉट इनटू द प्रोफेशन विच इज नॉट रेलिवेंट, कह रहा मार्केट वैल्यू 2.5 लाख रुपए है जिसका कोई रेलिवेंस है नहीं। मैंने अभी बताया ना, जब कोई पर्सनल बिल्डिंग लेके आते तो डेप्रिसिएशन क्लेम होता है, लेकिन अगर बिल्डिंग नहीं लेकर के आते, कोई दूसरी एसेट अगर पर्सनल लेके आते, तो जितने में भी एसेट क्या कहते हैं ऑनर ने खरीदी थी, वो सारी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट ही बिजनेस की कॉस्ट बन जाएगी। वैसे भैया आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन ये भैया, मैंने 4 साल बाद बिजनेस चालू किया, 4 years लेटर, और 4 साल पहले मैंने कोई एक एसेट खरीदी थी घर के अंदर, मान लो कोई महंगी सी एसेट बताओ, घर के अंदर जो खरीदते हैं सब बहुत महंगी सी आती है। मान लो मैंने माइक्रोवेव खरीदा था 15,000 रुपए का, ठीक है, और मेरा एक क्या कहते हैं बिजनेस हो गया अब पेटीज बेचने का। तो अब मैंने ये 15,000 वाला जो घर का एसेट था, जो 4 साल यूज हो गया है, उस एसेट को मैं अपने बिजनेस में लेके आ जाता हूँ। अब मुझे बताओ, बिजनेस में लाता हूं तो डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो अब मुझे जब ये डेप्रिसिएशन मिलेगा तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, मुझे बता दो जल्दी से, 2 मिनट में इसका आंसर चाहिए मुझे, कमेंट बॉक्स में तुरंत 2 मिनट में इसका आंसर बताओ आप मुझे। जब आप कोई पर्सनल एसेट जो 15,000 की थी, जो 4 साल पहले खरीदी थी, आज आप अपने बिजनेस में ले आए, तो बताओ इसकी कॉस्ट कितनी होगी। बिल्कुल सही जवाब, पूरे 15,000 होगी, क्योंकि ये बिल्डिंग तो है नहीं कि आप इसमें डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, है ना। अब मान लो अगर अब ये बिजनेस में इसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 15,000 हो गई, और मान लो ऐसी मशीन की बिजनेस के अंदर जो डेप्रिसिएशन का रेट होता है वो 15% होता है, तो इस साल का बिजनेस का रेट कितना हो जाएगा, डेप्रिसिएशन कितना निकल के आएगा, 15 इंटू 15 मल्टीप्लाई कर दो, 15,000 का 15% कितना हो जाएगा, यानी कि करंट ईयर का डेप्रिसिएशन बिजनेस क्लेम कर लेगा 2,250 रुपए। तो अब मुझे बताओ सेम इस वाले क्वेश्चन में कि कार जो 5,25,000 की है, वो बिजनेस से अपने घर से अपने बिजनेस में लेके आ गए, भले ही कभी भी क्यों ना खरीदी हो, और मार्केट वैल्यू क्या, वो तो मतलब ही नहीं है हमें तो परचेज प्राइस जो भी ऑनर की थी वही ले लेंगे। और कब किस डेट में लेके आ रहा है, वो 1 जुलाई को लेके आ रहा है, तो क्या जुलाई के बाद 6 महीने से ज्यादा पुट टू यूज कर रहा है वो, अगर 6 महीने से ज्यादा पुट टू यूज करेगा तो पूरे साल क्या कहते हैं का डेप्रिसिएशन लगेगा, और अगर 6 महीने से कम है तो 50% लगेगा। तो जुलाई के बाद तो भैया 9 महीने होते हैं साल खत्म होने में, तो यानी कि यहाँ पे पूरे साल का लग जाएगा, तो 5,25,000 के ऊपर 15% क्लेम होगा डेप्रिसिएशन, जो कि 78,750 रुपीज आएगा। कैलकुलेट करके आप लोग देख सकते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई। चलो फिर एक सवाल कि ये वाला कंसेप्ट भैया सिर्फ बिल्डिंग में ही लगेगा ना कि 10% या जो भी बिल्डिंग का रेट है, क्योंकि हमने बिल्डिंग के कई रेट्स देखे, तो जिस भी रेट से बिल्डिंग होगा, अगर वो प्राइवेट पर्सन यानी पर्सनल पर्पस की बिल्डिंग अगर आप अपने बिजनेस में ले आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मेरे घर का अपना रहने वाला घर था, रेजिडेंशियल हाउस था, मैं आपसे ऐसी एक क्वेरी पूछना चाहता हूँ, रेजिडेंशियल हाउस था, मैं उसको बिजनेस में भी ले आता हूं, और बिजनेस में भी वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज होती है। मतलब पहले तो आप खुद रहते थे और आप बिजनेस में ला करके अब आप आपके एम्प्लॉय रहते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें डेप्रिसिएशन का रेट किस रेट से आप डेप्रिसिएशन मानोगे, कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल सही बात, 5% आपको, क्योंकि 5% था अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है तो, और 10% था अगर बिजनेस की बिल्डिंग होती है तो, है ना। चलो यहां तक की बातें समझ में आ गई आप लोगों को बहुत अच्छे से। चलो आगे चलते हैं। अब है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी। मैंने भैया इसके बारे में पहले भी एक लेक्चर लिया था और बताया था कि जब होल्डिंग कंपनी
सब्सिडरी कंपनी 100% होल्डिंग कंपनी अगर अपनी सब्सिडरी कंपनी को कोई एसेट ट्रांसफर करती है तो उसको क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, ट्रांसफर ही नहीं मानते। होल्डिंग कंपनी जो 100% होल्डिंग कंपनी अगर अपनी सब्सिडरी कंपनी को कोई एसेट ट्रांसफर करती है तो उसको हम ट्रांसफर ही नहीं मानते। तो लेकिन फिर भी एक बात बताओ, एक होल्डिंग कंपनी है, एक सब्सिडरी कंपनी है, ये इसकी 100% होल्डिंग है, तो अब इस होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को एक एसेट ट्रांसफर कर दी, एसेट ट्रांसफर कर दी। अब सब्सिडरी कंपनी चाहता है कि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करे, और डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए उसको कॉस्ट चाहिए होगा, क्योंकि भाई कॉस्ट तो हमको लेनी है। प्लस दूसरी चीज कैपिटल गेन ने बोला कि भैया ये तो ट्रांसफर ही नहीं है और इसने फ्री में दे दी होगी। तो अब जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी वो क्या होगी, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द ट्रांसफर्ड कैपिटल एसेट to the transferee company shall be taken to the same as it would be if the transferor company had continued to hold the capital asset for the purpose of its own business। सिंपल सा मतलब ये लाइन लिखा हुआ है कि जितने की जो आज होल्डिंग कंपनी अपने पास मेंटेन कर रहा है इस कॉस्ट को, यानी कि WDB ऑफ एसेट जितनी भी होगी, WDB ही इसकी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। WDB जो भी उसकी होगी वही इसकी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। मतलब आज इसकी अगर इसके होल्डिंग कंपनी, क्योंकि अगर ये अपने पास ही रखता तो इसकी WDB इसकी बची थी 45,000 रुपए, तो अगर आज इसने अपनी सब्सिडरी को दे दिया तो इसकी भी कॉस्ट कितनी मानी जाएगी, 45,000, यानी आगे ये भी 45,000 के ऊपर ही डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाएगा। सेम इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर सब्सिडरी ने होल्डिंग को दिया तो क्योंकि दोनों 100% होल्डिंग इन सब्सिडरी कंपनी है तो यहां पर सेम कंसेप्ट दोनों में लगाया जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे चलते हैं। अगर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएं, मैं इसका जरूर रेजोल्यूशन दूंगा आपको, या आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 8826561537, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप इसके ऊपर कोई भी क्वेरी होगी आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। चलो नेक्स्ट केस, ये सेम ऐसे ही हमने पढ़ा था कि अगर अमालगमेशन हो जाता है, अगर अमालगमेशन हो जाता है तो अमालगमेशन को भी हम लोगों ने कैपिटल एसेट का ट्रांसफर नहीं माना है। अमालगमेशन को ट्रांसफर नहीं माना जाता अगर जो नई वाली कंपनी है अमालगमेट होने के बाद वो एक इंडियन कंपनी बनती है, तो यानी इन द स्कीम ऑफ अमालगमेशन। अच्छा एक चीज लिखी हुई है स्कीम ऑफ अमालगमेशन, तो बेटा ऐसा नहीं कि कोई भी अमालगमेशन, एक इनकम टैक्स ने स्कीम बताई, वो हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, और इसमें नहीं पढ़ेंगे अगर पीजीबीपी में तो कैपिटल गेन में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे तो इस अमालगमेशन की स्कीम के ऊपर क्वेश्चन भी आता है। तो जो अमालगमेशन की स्कीम है उस स्कीम के तहत अगर आप अमालगमेट होते हो, और उस अमालगमेशन की स्कीम का ही एक हिस्सा है कि जो रिजल्टिंग कंपनी यानी जो अमालगमेटेड कंपनी है वो एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए। आप किसी भी कंपनी को अमालगमेट कर लो, चाहे वो फॉरेन कंपनी क्यों ना हो, लेकिन जो नई कंपनी बन के आएगी वो एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए। अब जो नई कंपनी इंडियन कंपनी है उस जब वो अमालगमेट हो मतलब कर लेगी किसी दूसरी कंपनी को, मान लो ए कंपनी और बी कंपनी, ए ने बी को अमालगमेट कर लिया और नई कंपनी बी लिमिटेड ही है, तो नई कंपनी एक इंडियन कंपनी है, तो नई कंपनी के पास ए कंपनी के सारे एसेट आ गए होंगे, आज से बी लिमिटेड इन एसेट का ऑनर हो गया होगा, तो बी लिमिटेड इन एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहता है, तो डेप्रिसिएशन के लिए उसको एक्चुअल कॉस्ट चाहिए। एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, समझ में आ रहा है? तो एक्चुअल कॉस्ट होगी कैपिटल एसेट ऑफ द अमालगमेटेड कंपनी will be taken at the same amount at it would have been taken in the case of amalgamating company had continued to hold the purpose of its own business। भैया सेम जैसे ऊपर वाला था, यानी कि माना जाएगा जैसे कि अमालगमेटिंग कंपनी ने अमालगमेशन किया ही नहीं, यानी कि अगर ए इस बिजनेस को कंटिन्यू रखता तो उसके लिए जो उसकी WDB होगी, यानी WDB ऑफ ए बिकम्स द कॉस्ट ऑफ एक्चुअल एसेट, कॉस्ट ऑफ एक्चुअल एसेट ऑफ द बी। अब बी क्या है, अमालगमेटेड कंपनी है, अमालगमेटेड कंपनी है, और ए क्या है, अमालगमेटिंग कंपनी है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? चलो
ये हमने अब बहुत सारे पॉइंट पढ़ लिए हैं, हम सबको बाद में इकट्ठा भी कर लेंगे। अभी तो कंसेप्चुअली मैं सब रिवीजन करवाऊंगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यार अब थोड़ा करता है थोड़े में क्या चाहिए? यार, वो क्लोज करें अच्छी हाँ 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 हाँ, चलो तो अभी नेक्स्ट चालू करते हैं। हम लोगों ने क्या कहते हैं अभी तक ऊपर वाले बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ लिए, जिसमें हमने देखा कि एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या होता है। हमने उसके अंदर देखा कि एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या होता है। एक्चुअल कॉस्ट मतलब जिसको हम अपने ब्लॉक का पार्ट बनाएंगे, जिसको हम अपने एसेट्स की ब्लॉक का पार्ट बनाएंगे और जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। तो हमने ऊपर वाली जितनी बातें देखी कि अगर कोई अपने पर्सनल एसेट्स को लेके आ जाता है या फिर क्या कहते हैं इनहेरिटेंस में उसको मिल जाता है, ऐसी कुछ और बातें दे रखी हैं। कुछ और बातों में एक बार मैंने ये बता दिया, मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। अगर अमालगमेशन होता है तो अमालगमेशन में क्या होता है, अमालगमेट एक होती है अमालगमेटिंग कंपनी और एक होता है अमालगमेटेड कंपनी। अमालगमेटिंग कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जिसका अमालगमेशन हो रहा है, और अमालगमेटेड मतलब होता है जिसका क्या कहते हैं जिस कंपनी ने अमालगमेट किया है दूसरी कंपनी को। तो अब एक अमालगमेशन जो हो रहा है, प्रक्रिया जो चल रही है अमालगमेशन की, उसमें जो अमालगमेटिंग कंपनी है जब उसका अमालगमेशन हो जाएगा तो जो नई कंपनी है जिसे अमालगमेटेड कंपनी बोलते हैं, उसका वो क्या करती है, उसके सारे एसेट्स को अपने पास ले आएगी। तो जब सारे एसेट्स ले आएगी तो भैया जाहिर सी बात है उसका वो डेप्रिसिएशन भी क्लेम करेगी। और अब जब वो डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहती है तो उसको एक्चुअल कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो एक्चुअल कॉस्ट कहाँ से आएगा? तो एक्चुअल कॉस्ट क्या कह रहा है यहाँ पर कि जब अमालगमेशन स्कीम के तहत होता है, अगर अमालगमेशन स्कीम के तहत होता है तो, और रिजल्टिंग कंपनी जो है वो इंडियन कंपनी होती है, तो जो भी प्रीवियस ऑनर की बुक वैल्यू होगी, यानी जो उस दिन उसकी WDV होगी, वही उसकी नई वाली कंपनी की क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। मतलब अगर जो पुरानी कंपनी है, ए कंपनी जो है, अगर उसने एसेट खरीदी थी, उसके ऊपर अब तक जो डेप्रिसिएशन लगाया था वो माइनस करने के बाद जो उसकी आज वैल्यू बच रही है, तो वही आज नई वाली कंपनी के लिए उसकी वैल्यू बन जाएगी। सेम ऐसा ही होगा अगर क्या कहते हैं डीमर्जर होता है। अच्छा, डीमर्जर और अमालगमेशन में आपको फर्क पता है क्या होता है? अमालगमेशन तो भैया समझ में आता है कि एक कंपनी थी ए, एक कंपनी और एक कंपनी थी बी, और अब ये दोनों आपस में जुड़ गई, तो जो न्यू कंपनी है वो या तो ए बी कंपनी हो सकती है, या फिर वो ए लिमिटेड भी हो सकती है, या वो बी लिमिटेड भी हो सकती है। इसको तो बोलते हैं अमालगमेशन। ए बी में विलीन हो जाए, बी ए में विलीन हो जाए, या ए बी आपस में दोनों मर्ज हो जाए, ये तीनों ही केसेस जो होते हैं वो अमालगमेशन के होते हैं। अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा। लेकिन डीमर्जर क्या होता है? डीमर्जर का मतलब होता है, मान लो पहले कोई एक कंपनी थी ए लिमिटेड, ए लिमिटेड के दो ब्रांड थे, ये दो उसके यूनिट थे, यूनिट 1, यूनिट 2, मान लो एक और यूनिट था यूनिट 3। अब ए लिमिटेड क्या कर रही है, ए लिमिटेड तो भाई जैसे मेन ग्रुप ऑफ कंपनी हो गई, ए लिमिटेड तो एक ग्रुप ऑफ कंपनी होगी, इसके पास बहुत सारे ग्रुप है कंपनियों के। तो जैसे इसमें कई सारी कंपनियों की मालिक है ये, तो ये जो यूनिट 1 है वो क्या होना चाहती है, वो डीमर्ज होना चाहती है। क्या होना चाहती है? डीमर्ज्ड होना चाहती है। तो अब जो यूनिट 1 है इसको हम बोलेंगे इसको हम बोलेंगे रिजल्टिंग कंपनी। क्या बोलेंगे? रिजल्टिंग कंपनी, यानी कि इन द स्कीम ऑफ डीमर्जर, इससे अलग होकर के यूनिट 1 एक रिजल्टिंग न्यू कंपनी आ गई। और अब जो क्या कहते हैं यहाँ पर केस बना, डीमर्जर का केस बन गया। तो कह रहा सेम ऐसे ही अगर कोई डीमर्जर होता है तो इन केस ऑफ डीमर्जर अगर कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर होती है बाय द डीमर्ज्ड कंपनी, अब ये ए लिमिटेड जो है ये डीमर्ज्ड कंपनी है, ये स्कीम थी डीमर्जर की। डीमर्जर की स्कीम में ये डीमर्ज्ड कंपनी है, ये डीमर्जर हुआ और बदले में एक रिजल्टिंग कंपनी तैयार हो गई। तो जब भी इन द केस ऑफ डीमर्जर अगर कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रहा है डीमर्ज कंपनी से रिजल्टिंग कंपनी, और जो रिजल्टिंग कंपनी आनी चाहिए वो एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है
तो और ये स्कीम के तहत हो रहा, और ये स्कीम हम कहाँ पढ़ेंगे, ये स्कीम हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं आपके कैपिटल गेन वाले चैप्टर के अंदर, कि डीमर्जर की क्या स्कीम है, कैसे कैसे होगा। तो उस स्कीम को अप्रूव किया गया है कि उसे डीमर्जर, वो वाला डीमर्जर बोलेंगे जिसमें ये बेनिफिट्स मिलते हैं उनको। तो अब बेनिफिट क्या है कि जो नई वाली कंपनी है उसके पास जो पुरानी कंपनी से एसेट आएंगे, उस एसेट की जो भी कैपिटल एसेट आएंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो WDV पे होगी, WDV ऑफ द एसेट इन द हैंड्स ऑफ डीमर्ज कंपनी। यानी डीमर्ज कंपनी, जो पुरानी कंपनी की WDV थी, उससे ज्यादा आप एक्चुअल कॉस्ट नहीं रख सकते, क्योंकि भाई इसने एक कंपनी है, उसने अपना डिमर्जर कराया, रिजल्टिंग कंपनी तैयार हुई, उसके हाथ में भी कुछ एसेट मिलेंगे, क्योंकि पहले ये तो तीनों का मालिक था। तो एक इसके लिए भी कुछ क्या कहते हैं भाई, बाप अगर तीन बेटे को अलग अलग करता, देखो सीधा से सीधी सी बात है, एक बाप के तीन बेटे थे, बाप से एक बेटा अलग होना चाहता है, तो एक बेटा अलग हो जाए क्या दिक्कत है, लेकिन जब वो अलग होगा तो क्या बाप जिस तीनों बेटे के लिए जो संपत्ति उसने जमा करके रखी है, क्या वो सिर्फ दो में ही बांटेगा, कि वो जो अलग हो रहा है उसको भी मिलेगी उसमें से कुछ ना कुछ मिलनी तो चाहिए भैया। तो अब अगर उसे मिलेगी तो उसके हिस्से की जो संपत्ति मिलेगी उसको, तो उसको एक एसेट आ जाएगी उसके पास। अब वो उस एसेट का करेगा क्या, तो उस एसेट का वो डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा। तो जब वो डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा तो वो कॉस्ट पूछेगा कि भैया किस कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगाना है। तो हमने देखा कि डेप्रिसिएशन लगाते वक्त जब आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो जो कॉस्ट होगी वो कॉस्ट ए लिमिटेड की जो WDV होती है, ए लिमिटेड के हाथ में जो WDV होगी, ए लिमिटेड की जो WDV है वही क्या कहते हैं आपकी रिजल्टिंग कंपनी की एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। यस, क्या कह रहे थे आप? कर ली बेटा, मैंने कर ली। चलो आगे चलते हैं। चलो पहले ये वाला देखो। अब आपको कभी कभी सब्सिडी में एसेट मिल जाती है, ऐसा आपने देखा होगा, सरकार के तरफ से आपको सब्सिडी मिलती है और सब्सिडी में आपको एसेट मिल जाती है। वेयर अ पोर्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट acquired by the SSC has been made directly or indirectly by the central government or state government or any authority established under the law or by the any other person in the form of subsidy, grant or reimbursement, then so much of the cost is relatable to the subsidy or grant or reimbursement shall not be included in the actual cost। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। सोचो, दो बातें हो सकती हैं इसके अंदर। कौन सी दो बातें हो सकती हैं भैया? पहली कि आपको पूरी की पूरी जो है एसेट ही किस में मिल गई, सब्सिडी में मिल गई। पूरी की पूरी एसेट ही किस में मिल गई, सब्सिडी में मिल गई। और दूसरी कि आपने एसेट परचेज करी 5 लाख रुपए की, इसमें से आपको 1 लाख रुपए की सब्सिडी मिल गई। अब पहले वाले केस में जब हम इसकी एक्चुअल कॉस्ट बनाएंगे तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी निल और इसकी एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी 4 लाख रुपए। वो कह रहा है जितना अमाउंट सब्सिडी में मिलता है वो सारा का सारा अमाउंट जो है आप क्या करोगे, अपनी कॉस्ट से घटा देना, एक्चुअल कॉस्ट में से सब्सिडी वाला अमाउंट घटा देना, क्योंकि सब्सिडी जो है आपकी एक्चुअल कॉस्ट बनी ही नहीं, तो आप उस पर डेप्रिसिएशन कैसे क्लेम कर सकते हो? यार पैसे भी आप सरकार से ले लो 1 लाख रुपए, फिर उस 1 लाख के ऊपर 15% अलग से आप डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर लो, ये बात तो सही नहीं है ना। तो जितना पैसा आपने लगाया 4 लाख रुपए, आपको डेप्रिसिएशन भी उतने का ही मिलेगा। अच्छा, आपको पता है डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं? भाई आप डेप्रिसिएशन इसलिए लगाते हो क्योंकि ये जो 4 लाख रुपए आपने एक बार में अपने जेब से लगाए हैं, आपको पता ही आपका खर्चा है और ये खर्चा पीएनएल में एक बार में आपको अलाउड नहीं होगा, तो इसलिए आप इसको पहले एसेट बनाते हो और इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है हर साल डेप्रिसिएशन लगाते हो, क्योंकि ये मशीन जो है ये 1 साल का खर्चा नहीं होता, ये कई सालों तक चलती है। दैट्स वाई हम डेप्रिसिएशन कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर। तो अब अगर कोई कॉस्ट आपका बना ही नहीं पार्ट, तो आप उसका डिडक्शन कैसे ले सकते हो? अगर ये 1 लाख रुपए आपने पे ही नहीं किया, आपने 4 लाख रुपए पे किए, तो आप अपने पीएनएल में 4 लाख से ज्यादा थोड़ी ले पाओगे। समझो ना कंसेप्ट को। इसी वजह से यहाँ पर अगर कोई सब्सिडी मिल जाती है तो उसको आपको क्या करना होता है, माइनस करना होता है। ये बात समझ में आ गई? चलो आगे चलते हैं। दूसरी चीज,
अगर आप कोई एक्साइज ड्यूटी पे करते हो या एडिशनल ड्यूटी पे करते हो तो शैल बी रिड्यूस्ड इफ क्रेडिट इज क्लेम्ड। ये क्या कहना चाह रहा है? अच्छा, आपको पता है अभी तो ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हट गया है, अभी इसकी जगह क्या आ गया है? जीएसटी आ गया है ना? अब आप जैसे कोई एसेट खरीदते हो 100 रुपए की, उसके ऊपर आप जीएसटी पे करते हो या एक्साइज ड्यूटी पे करते हो, ठीक है, 18 रुपए का। तो आपकी कॉस्ट कितनी है? एक्चुअल कॉस्ट कितनी है आपकी? 118 रुपए। आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी? 118 रुपए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैंने इसमें से, इस जीएसटी वाले अमाउंट से कुछ अमाउंट अगर मैंने ड्यूटी ड्रॉबैक करा लिया, ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है? जो टैक्स आप पहले पे करके आए थे वो बाद में आप रिम्बर्स करा लेते हो। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, आप कस्टम में पढ़ोगे इसको, कि आप अगर फर्दर री एक्सपोर्ट करने के लिए ला रहे हो या फिर आप उससे कुछ एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स के लिए लेके आ रहे हो तो आप उसकी ड्यूटी जो होती है वो आपकी ड्रॉबैक हो जाती है, आपको वापस मिल जाती है। तो अब एक बात बताओ, 118 रुपए की आपकी जो कॉस्ट थी और 18 आपने दोबारा अपना ड्यूटी हटा दिया तो आपकी कॉस्ट फिर कितने की पड़ी? 100 रुपए की। तो अब मुझे एक बात बताओ, 100 रुपए की चीज जिसमें 18 पहले आप जीएसटी या एक्साइज ड्यूटी पे करके आए और 118 की हो गई और अब आपने 18 रुपए ड्यूटी ड्रॉबैक ले लिया, तो अब आपके लिए कॉस्ट कितनी है? 100 रुपए। तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी रहेगी? 100 रुपए ही रहेगी। आई बात समझ में? तो वो यही कह रहा है कि अगर आप कोई ड्यूटी ड्रॉबैक क्या कहते हैं ले लेते हो तो आप उस वाले पार्ट को अपनी कॉस्ट से क्या कर देना? रिड्यूस कर देना। द एक्चुअल कॉस्ट shall be reduced by the amount of duty of excise or additional duty under the custom act, custom में जो लगता है, which a claim has been made and allowed under the central। तो क्या कह रहा है? अगर आपने उसका वापस क्लेम कर लिया, ड्यूटी ड्रॉबैक ले लिया, तो अब आप उस कॉस्ट को, अपनी कॉस्ट में से उस वाले पार्ट को रिड्यूस कर लेना। ये बात समझ में आ गई? चलो आगे चलते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट पेड और पेबल इन कनेक्शन विद द एक्विजिशन ऑफ एसेट। अब ये क्या कह रहा है? सर्टेन टैक्स पेयर, कुछ ऐसे लोग होते हैं। अच्छा, कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब समझो पहले। ये एक पार्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट पेड और पेबल, यानी या तो आपने दे दिया या आप देने वाले हो इन कनेक्शन टू द एक्विजिशन ऑफ कॉस्ट। आपको पता है ना कि आप जो है अपनी कॉस्ट का क्या कहते हैं, मैं आपको ऐसे समझाता हूं, एक मिनट। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सोचो, आपने एक एसेट खरीदी 100 रुपए की। आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि एक कंसेप्ट होता है पुट टू यूज, और पुट टू यूज जब तक नहीं होता तो उससे पीछे का आप सारा का सारा खर्चा एक्सपेंस बिफोर पुट टू यूज आप क्या कर देते हो? कैपिटलाइज कर देते हो, है ना? जैसे मैंने आपको बताया था कि जब तक मशीन आप यूज नहीं करते, अगर आपने कोई उसको इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया, फ्रेट चार्जेस दिया, इंटरेस्ट का भी मैंने पार्ट बताया था। इनफैक्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक क्वेश्चन हम करेंगे, आपने करा भी होगा 11th क्लास में, कि एक इंटरेस्ट था एक क्वेश्चन के अंदर जो 3 अलग अलग पीरियड का इंटरेस्ट दे रखा था 11th क्लास में, और वो मशीन तीसरे साल के पहले से चालू हो रही थी। तो ये वाला दोनों इंटरेस्ट का जो अमाउंट था वो आपने कॉस्ट में जोड़ दिया था, और ये वाला जो अमाउंट होता है वो आप पीएनएल में माइनस करते हो, क्योंकि ये पुट टू यूज से पहले का ब्याज है। तो ये वाला पार्ट आप क्या कर देते हो? कैपिटलाइज कर देते हो। जब तक आप मशीन यूज में नहीं लाते उसके ऊपर जितना खर्चा होता है वो उसकी कैपिटल में जुड़ती चली जाती है। अब ये कंसेप्ट वही है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपने इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन किया पेड या पेबल इन कनेक्शन विद एक्विजिशन ऑफ द एसेट, अगर एसेट खरीद रहे हो उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, पेड कर रहे हो या आपको देना है या आप दे चुके हो, तो सर्टेन टैक्स पेयर विद अ व्यू टू ऑब्टेन द मोर टैक्स बेनिफिट and reduce the tax outflow resorted to the method of capitalizing interest paid or payable in connection with acquisition of an asset related to the period after such asset is first put to use। ये क्या कर रहा है? कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इंटरेस्ट जो होता है पुट टू यूज के बाद का भी जो इंटरेस्ट होता है उसको भी ये लोग क्या कर देते हैं?
कैपिटलाइज कर देते हैं, जबकि सिस्टम के हिसाब से होना क्या चाहिए, जितना इंटरेस्ट आपका पहले यानी कि पुट टू यूज से पहले का है सिर्फ वही वाला पार्ट आपका कैपिटलाइज होना चाहिए। लेकिन क्योंकि जितना ज्यादा आप कैपिटलाइज करोगे उतना ही ज्यादा आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, और जितनी कॉस्ट बढ़ेगी उतना ज्यादा आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो वो यही कह रहा है कि आप क्या कुछ टैक्स पेयर क्या करते हैं, ज्यादा बेनिफिट लेने के लिए, टैक्स कम करने के लिए वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट वाले पार्ट को क्या कर देते हैं, कॉस्ट में जोड़ देते हैं। द कैपिटलाइजेशन इंप्लाइज इंक्लूजन ऑफ सच इंटरेस्ट इन द एक्चुअल कॉस्ट, वो एक्चुअल कॉस्ट में जोड़ देते हैं फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग डेप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट अलाउंस, अब ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस किया है, ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 35 तो हमको समझ में आएगा। तो डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए, इन्वेस्टमेंट अलाउंस लेने के लिए इनकम टैक्स के अंदर वो क्या करते हैं, इस कॉस्ट को ही मतलब जो इंटरेस्ट आफ्टर पुट टू यूज है उसको भी क्या कर देते हैं वो लोग कॉस्ट में जोड़ देते हैं। दिस वॉज नेवर फॉर द लेजिस्लेटिव इंटेंट नॉर वॉज इट अकॉर्डेंस विद द रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। कह रहा है ये तो लॉ में भी नहीं है और अकाउंट्स में भी आप ऐसा नहीं करते हो। इनफैक्ट आप अकाउंटेंसी में भी जो पुट टू यूज के बाद का इंटरेस्ट होता है वो आप क्या करते हो, उस पुट टू यूज के बाद का जो इंटरेस्ट होता है आप उसको पीएनएल में चार्ज करते हो, और जो पुट टू यूज से पहले का इंटरेस्ट होता है आप उसको क्या करते हो, कैपिटल का पार्ट बना देते हो। तो आप क्या करोगे, अब निष्कर्ष निकाले, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि एनी अमाउंट पेड और पेबल एज एन इंटरेस्ट इन कनेक्शन विद द एक्विजिशन ऑफ एसेट रिलेटेबल टू द पीरियड आफ्टर पुट टू यूज, अगर आफ्टर पुट टू यूज का है तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, और शैल बी डीम टू हैव नेवर बीन इंक्लूडेड इन द एक्चुअल कॉस्ट, उसको कभी भी आप एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाओगे। देखो ये पता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप करते भी नहीं ऐसा, ये तो इन्होंने लिख दिया तो आपको अब लग रहा है कि ये क्यों लिख दिया, क्या है, ऐसा क्यों बता रहे हैं हमको, आप खुद समझदार हो। मुझे एक बात बताओ, आप एक बच्चे की तरह सोचो, सब्सिडी अगर आपको मिल गई तो क्या आप उसको एसेट की पार्ट बनाओगे, यार आपको खुद पता है अगर मैंने पैसे लगाए उसमें से कुछ पैसा वापस आ गया, मुझे देना ही नहीं पड़ा, तो मैं उस पर डेप्रिसिएशन कैसे क्लेम कर सकता हूं। मैंने एक्साइज ड्यूटी दी, चलो ठीक है वो मेरी कॉस्ट का पार्ट है, मैं उसको जोड़ूंगा, लेकिन अगर मैंने उसका ड्यूटी ड्रॉबैक ले लिया तो मैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे क्लेम कर सकता हूं। ऐसी यहाँ पे अगर मैंने कोई इंटरेस्ट है वो मुझे जोड़ना चाहिए, कैपिटल का पार्ट बनाना चाहिए, जाहिर सी बात है जब तक मैं उसे पुट टू यूज ना कर लूं। लेकिन अगर मैं एक बार पुट टू यूज कर लूंगा तो यार उसके बाद तो आप, क्योंकि यार एसेट आपने खरीदी होगी 10 साल के लिए, तो 10 साल का जो ब्याज होगा, आप क्या 10 साल का ब्याज आप कैपिटल में जोड़ते चले जाओगे। अरे भैया जब तक पुट टू यूज नहीं किए थे जब तक जोड़ लिया, आप जिस साल से पुट टू यूज कर लियो उसके अगले साल का जो इंटरेस्ट है वो आपका रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, उसको आप अपने पीएनएल में चार्ज करो, और जो आपने एक्यूमुलेट कर लिया कैपिटल एसेट आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लो। अब कह रहा है कुछ लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं टैक्स बेनिफिट लेने के लिए, तो भाई हम मना कर रहे हैं ना, हम नहीं देंगे, हम लिख के दे रहे हैं। कल को कोई बात हो जाती, देखो लिखा क्यों जाता है, कोई चीज लिखा इसलिए जाता है कि कल को कोई बात हो जाए इनकम टैक्स में, अगर क्या कहता है कोई बंदा लड़ जाए, कहाँ लिखा है जी आपने, कहा कैसे बता रहे हो कि नहीं यूज हो सकता, तो जो रुक जाओ, आप जाओ, आप क्या कहते हैं पढ़ करके आओ हमारी इनकम टैक्स की किताब, वहां पर हमने लिख के भी दिया ये बात कि कोई ब्याज अगर है तो वो सिर्फ पुट टू यूज से पहले का दे सकते हो, आप कैपिटलाइज कर सकते हो, उसके बाद का कैपिटलाइज नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ गई। चलो, तो आज हमने जो है अपना पूरा का पूरा जो है क्या क्या पार्ट जो है हमारी एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बनेगा वो खत्म कर लिया नहीं है, अभी थोड़े 2-4 पॉइंट्स और हैं, वो एक बार और देख लेते हैं उसको, 2-4 पॉइंट्स रह गए हैं। पहला कह रहा हूं, ये तो है 14th पॉइंट, asset is acquired outside India by an assessee being a non-resident and such asset is brought by him to India। क्या कह रहा है, उस एसेट को पहले उस एसएससी ने बाहर खरीदा आउटसाइड इंडिया में, उसके बाद उसको वो क्या करता है, और जब वो वहां पे खरीदा तो वो एज ए नॉन रेजिडेंट खरीदा, ठीक है, और सच एसेट इज ब्रॉट बाय हिम टू इन इंडिया, फिर उसे इंडिया ले आया। तो कह रहा अगर कभी कोई ऐसा एसेट जो बाहर खरीदा था एज अ नॉन रेजिडेंट और उसको इंडिया लेके आ जाते हो फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, जाहिर सी बात है बिजनेस एंड प्रोफेशन ही लेके आओगे, यहाँ तक की लाइन वो रिपीट कर दी इन्होंने। कह रहा कोई एसेट बाहर खरीदी थी नॉन रेजिडेंट बन करके, अब इंडिया लेके आ रहे हो, बिजनेस में लगाओगे, तो बताओ इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी। तो एक्चुअल कॉस्ट होगी उस एसएससी की, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसएससी एज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड एट द रेट वुड बी allowable
had the asset has been used in India for the said purpose? सिंपल सी बात है यार, बच्चे जैसा सवाल है। 4 साल पहले मैंने कोई एसेट खरीदी बाहर, 4 साल पहले मैंने उसे एज एन एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट एनआर बन करके उसकी मैंने एसेट खरीद ली। अब मैं इंडिया में लेकर के आ रहा हूँ, अब इंडिया में लेके आ रहा हूँ और मैं इंडिया में उसकी एक्चुअल कॉस्ट निकालना चाहता हूँ। बताओ कैसे निकालूंगा? तुम बताओ, अगर तुम इस सेक्शन को नहीं भी पढ़ते तो तुम क्या करते? मैं तो कह रहा हूँ इस क्लॉज को नहीं पढ़ते तो तुम क्या करते? बताओ भैया। आप मानते कि देखो एक तो चीज सीधी है कि भैया अगर 4 साल पहले उसने 4 लाख की खरीदी थी तो हम 4 लाख रुपए तो अभी एक्चुअल कॉस्ट नहीं बनने देंगे। ये बात तो लाजमी है कि हम 4 लाख तो नहीं बनने देंगे, क्योंकि ये 4 साल यूज हो चुकी है वहां पे किसी बिजनेस में। तो आप क्या करो भैया, आप इसके ऊपर नॉशनल डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। मानो कि ये एसेट इंडिया में खरीदी थी 4 साल पहले, 4 साल इंडिया में यूज हुई है बिजनेस में, तो 4 साल इंडिया में जो यूज हुई है उतना अमाउंट का डेप्रिसिएशन निकाल लो, उसको माइनस कर दो और उसके बाद जो आपकी कॉस्ट बचेगी वही आपकी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। कोई दिक्कत? बड़े सिंपल सिंपल से पॉइंट है, बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। चलो अब ये क्या कह रहा है, ये समझ में आया ना पिछला वाला पॉइंट? चलो अब क्या कह रहा है कि अगर कोई कैपिटल एसेट है एक्वायर्ड करी थी आपने एक स्कीम ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन, तो इसके अंदर क्या होगा, अगर कोई एसेट आप एक्वायर्ड कर रहे हो, कैपिटल एसेट खरीद रहे हो, एक स्कीम है कॉर्पोरेटाइजेशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया अप्रूव्ड बाय द सेबी, तो एक्चुअल कॉस्ट जो होगी शैल बी डीम्ड टू द अमाउंट विच वुड बीन रिगार्डेड एज द एक्चुअल कॉस्ट देयर बी नो सच कॉर्पोरेटाइजेशन। मतलब आप ऐसा मान लेना कि उसका हुआ ही नहीं था कॉर्पोरेटाइजेशन, तो बगैर कॉर्पोरेटाइजेशन के अगर उसकी कोई एक्चुअल कॉस्ट थी तो वही कॉस्ट आपकी कॉस्ट हो जाएगी। आई बात समझ में? तो कोई बदलाव नहीं होगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ऊपर है, इससे रिलेटेड जल्दी क्वेश्चंस नहीं आते, बट आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कभी आ जाए तो आप कैसे करोगे। चलो 16th पॉइंट, कैपिटल एसेट ऑन विच डिडक्शन इज अलाउएबल अंडर सेक्शन 35 AD। तो 35 AD क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आप अभी इनकम टैक्स में 35 AD पढ़ोगे, 35 AD में आपको डिडक्शंस मिल जाती है 100% तक की, ठीक है। तो क्या कह रहा है, प्रोवाइड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एनी कैपिटल एसेट ऑन विच डिडक्शन इज अलाउड और अलाउएबल द असेसी अंडर सेक्शन 35 AD। अगर उसको 35 AD में कोई डिडक्शन मिल गई है तो यार एक बात बताओ, आप वहां पे भी डिडक्शन ले लोगे और आप यहाँ पे भी डिडक्शन क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे। एक एसेट के ऊपर आप ऑलरेडी डेप्रिसिएशन ले चुके हो और मतलब डिडक्शन ले चुके हो और आप दोबारा डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहते हो नहीं। अगर आपने 100 रुपए की वैल्यू थी और आपने वहां 35 AD के अंदर उसके 100 रुपए की डिडक्शन लेके पीएनएल में चार्ज कर दिया, तो अब यार अगर देखा जाए तो इसकी WDV नील बच रही है। तो ऐसी नील वाली चीज को अगर अब आप बिजनेस में लेके आ जाओगे तो अच्छा एक बात बताओ, दूसरी चीज, क्योंकि 35 AD में आपने पूरा का पूरा ले लिया तो इसका मतलब क्या उसकी कॉस्ट भी जीरो हो गई या उसकी एक्चुअल जो वैल्यू है वो भी जीरो हो जाएगी क्या? मेरी बात को समझो, सिर्फ डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेने से उसकी वैल्यू जीरो थोड़ी हो जाती है। या फिर मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान एक मिनट मैं क्या कह रहा हूं समझो कि 35 AD में आपने क्या ले लिया है, वहां पे पहले डिडक्शन ले लिया है। 35 AD में आपने क्या ले लिया है, डिडक्शन ले लिया है। तो अब आपकी एज अ वैल्यू तो जीरो बच रही है, लेकिन क्या एसेट जीरो दिखने से, ये तो बुक वैल्यू है ना, ये तो बुक में वैल्यू जीरो दिख रही है, बट क्या उसकी एक्चुअल वैल्यू जीरो होगी या आप अभी भी उस एसेट को यूज करने के लायक रख सकते हो, या आप अभी भी उस एसेट को यूज कर सकते हो। तो अगर कोई ऐसी एसेट है जिसकी आपने 35 AD में तो डिडक्शन लेके वैल्यू जीरो कर दी, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट तो अभी भी मतलब एक्चुअल अगर मैं बात करूं इन एक्चुअली उसकी वैल्यू अभी भी है, लेकिन अब आप दोबारा उसे बिजनेस में लेके आ जाते हो क्योंकि आप उसे फर्दर यूज कर सकते हो। लेकिन जब आप डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहते हो तो हमने पूछा कि एक बात बताओ, आप इस पे AD में डिडक्शन ले चुके हो, मैंने बोला हाँ, तो अब यार दोबारा आप डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते यार इसके ऊपर। एक वैल्यू के ऊपर उतना ही अमाउंट की तो आपको या तो डिडक्शन मिलेगी या डेप्रिसिएशन मिलेगा, उससे ज़्यादा थोड़ी दे देंगे हम यार आपको कुछ भी। ज़्यादा तो हम किसी को कुछ देते ही नहीं, हमने ज़्यादा तो कभी कुछ किसी को दिया ही नहीं है। इनकम टैक्स वाले तो सीधी बात करते हैं, हम ज़्यादा कैसे दे देंगे आपको।
भाई 100 रुपए थे, आपके जेब से 100 लगे, आपने 100 का बेनिफिट ले लिया पीएनएल में डेबिट करके, और आप दोबारा क्योंकि आप उसे लेकर के आ रहे हो, मान लो 35 एडी में वो एक ही साल यूज हुई, अगले साल आप उसे अपने दूसरे बिजनेस में लेकर के आ गए, तो अब जब दूसरे बिजनेस में लेके, ये स्पेसिफाइड बिजनेस होते हैं, आप वहां से निकाल करके आप अपने क्या कहते हैं दूसरे बिजनेस में ले आए, तो अब जब दूसरे बिजनेस में लेकर के आ रहे हो तो वहां पर उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट होगी वो क्या बनेगी, नील बनेगी। ये बात समझ में आई? चलो, this would be applicable in case of transfer of asset by the assessee where the assessee himself has claimed deduction under section 35 AD। उसने पहले उसमें 35 AD में डिडक्शन ले रखा है, या द प्रीवियस ऑनर हैज क्लेम डिडक्शन, या तो प्रीवियस ऑनर ने डिडक्शन क्लेम किया हुआ है। जैसे एक बात बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक केस बताया था कि आपको गिफ्ट या विल या रिवोकेबल इरिवोकेबल ट्रांसफर ट्रस्ट में आपको वो मिल गया था, एसेट मिल गया था, तो हमने बोला था जितना पुराने वाले बंदे ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया उतना माइनस करके हम आपकी कॉस्ट बना देंगे। तो मैंने क्या बोला, अगर उसने 35 एडी में उसका डिडक्शन ले रखा था और फिर वो आपको गिफ्ट में दे रहा है, तो यार वो चालाकी कर रहा है। नॉर्मल होता तो आप डेप्रिसिएशन ले लेते, लेकिन उसने पहले 35 एडी में ले रखा उसका बेनिफिट, तो आपकी जो यहाँ पर कॉस्ट होगी वो नील होगी। यानी कैसे भी आपको मिले, गिफ्ट में मिले, विल में मिले, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, कैपिटल एसेट का पार्टीशन में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, 100 सब्सिडरी वाला केस हो, या क्या कहते हैं आप होल्डिंग से सब्सिडरी हो या सब्सिडरी से होल्डिंग हो, अमालगमेशन के केस में हो या डीमर्जर के केस में हो, या कोई आपका कैपिटल एसेट जो इंटेंजिबल एसेट बाय द फर्म और सक्सेशन में मिल गया हो, सक्सेशन होता है किसी फर्म का कोई दूसरी कंपनी एक्वायर कर लेती है, या किसी क्या कहते हैं प्रोप्राइटरी कंसर्न को एक्वायर कर लिया हो, ये सब पढ़ा हुआ है हमने, या एलएलपी बना लियो आपने, क्या कहते हैं प्राइवेट कंपनी से कन्वर्जन किया हो, प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी टू एन एलएलपी, इन सब में से कोई से भी बात में हो, अगर प्रीवियस ऑनर ने अगर 35 एडी का डिडक्शन ले लिया है तो आपकी कॉस्ट आपके बिजनेस के लिए उसकी नील ही मानी जाएगी। समझ में आई कि बात नहीं आई? चाहे कैसे भी आपको एसेट मिले, अगर जो उस एसेट को पहले यूज हुआ था और उसने 35 एडी में डिडक्शन ले लिया है, तो फर्दर अगर वो किसी और पर्पस से यूज होगी तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या बनेगी, नील ही बनेगी। समझ में आ गई होगी बात आप लोगों के? चलो, समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहां तक की बात समझ में आई है। अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एक एसेसी जब वो कोई एसेट एक्वायर करता है तो उसको वो अपने एसेट को ब्लॉक का पार्ट बनाता है, ब्लॉक के पार्ट बना करके ब्लॉक का जब पार्ट बनाएगा तो ही नीड सम कॉस्ट विच शुड बी एडेड इन द पार्ट ऑफ ब्लॉक। सो उस कॉस्ट का मतलब क्या है? देयर आर वेरियस सिचुएशंस अंडर विच asset is acquired by the assessee, and in the various cases the cost is different. If we studied in the past chapters also in the other sources, और अभी हमने इससे पीछे भी ये सारी चीज़ें डिस्कस करी कि उसको कौन कौन सी सिचुएशंस में दे रिसीव एसेट्स। सो अब हमने उसकी एक्चुअल कॉस्ट निकालना सीख लिया। अब हमको ये समझना है कि डेप्रिसिएशन जो लगता है वो लगता है WDB पे। ये सेक्शन 43 सबसेक्शन 6 बताता है कि जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे वो 43(6) पे लगेगा, तो 43(6) जो है वो WDB निकाल के देगा। WDB कैसे निकलेगी मैंने आपको पहले समझाया है, बट अब मैं आपको एक फॉर्मेटिंग समझा रहा हूँ। मैंने आपको पहले बोला था कि हम फॉर्मेट अभी तक नहीं पढ़े हैं, बगैर फॉर्मेट के क्वेश्चन कर रहे थे। तो तरीका क्या है? सबसे पहला कि जो भी WDB उस ब्लॉक की पहले से पड़ी हुई है उसको आप यहाँ रख दो। सबसे पहले मानो कि आपकी कोई WDB है ही नहीं, सबसे पहले आपने कोई एसेट खरीदी, तो आप अपना कैसे बनाओगे? आप करोगे भैया एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर।
पिछले साल जो आपने एसेट खरीदी, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो, अगर सेकंड टाइम क्लेम करोगे उसी एसेट के ऊपर तो वो WDB बन जाएगा। तो आपने सबसे पहले इतनी एसेट आपने क्लेम करी, मान लो आप 1000 रुपये का एसेट लेकर के आए, 1000 रुपये की एसेट लेकर के आए, माइनस कर देंगे इसमें से अगर कोई आपको पैसा रिसीव्ड हो गया है, मनी रिसीवेबल, अगर कोई पैसा आपको रिसीव्ड हो गया है क्योंकि आपने उस एसेट को बेच दिया या फिर आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया या डिमोलिश कर दिया, यानी कि किस किस केस में आपको पैसा मिल सकता है? सोल्ड के केस में, इंश्योरेंस के केस में है, आपको डिमोलिश्ड अगर हो गया वो तो आपको कुछ पैसा मिल सकता है, या स्क्रैप वैल्यू के रूप में आपको पैसा मिल जाएगा। तो जितना मिल गया उसको घटा दो। मान लो आपको आप 5 एसेट खरीद के लेके आए। कितनी एसेट लेकर के आए? 5 एसेट्स आपने खरीदी पिछले साल, 5 एक्चुअल एसेट खरीदी, 2-2 हज़ार रुपए की, एक 10,000 रुपए उसकी एक्चुअल कॉस्ट बनी। उसमें से एक एसेट आपने बेच दी, उससे आपको 1500 रुपए मिल गए, उसे माइनस कर दो। ठीक है, उसके बाद जो इसे माइनस करने के बाद आ जाएगा वो आ जाएगा आपकी WDB एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी ईयर में वैल्यू बच गई कितनी? 8,500। अब आप इसके ऊपर क्या दोगे? डेप्रिसिएशन दोगे हैं। अब डेप्रिसिएशन आपने भैया अलग अलग पढ़ा है कि आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी देते हो हैं, आप एडिशनल डेप्रिसिएशन भी देते हो कभी कभी, है ना। तो आप जो भी डेप्रिसिएशन दे रहे हो आप उस डेप्रिसिएशन को यहाँ पर लगाओ, और उस डेप्रिसिएशन को घटाने के बाद जो वैल्यू बची, मान लो नॉर्मल डेप्रिसिएशन 1000 आया और इस क्वेश्चन में एडिशनल डेप्रिसिएशन भी था तो ये आया 200 रुपये, तो 1200 घटाया आपने इसमें से तो आपका बचा 7300। 7300 ही बचेगा ना, 12 और 73, हाँ इतना ही बचेगा। अब ये जो बचा इसको बोलते हैं WDB, ये भी WDB है। ये WDB है उस ब्लॉक ऑफ एसेट की, WDB ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट। आप इसको बोल सकते हो कि ऑन लास्ट डे, यानी 31 मार्च भी बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो कि अगले साल की पहली तारीख का WDB बन जाएगा ये, 1 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट ईयर, है ना, 7300। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अब जब आप अगले साल फिर से जाओगे तो अगले साल अब आपके पास WDB दोबारा से पड़ी होगी ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को अब आपके पास कितनी WDB पड़ी होगी? 7300। अब अगले साल आपने 2 और एसेट्स खरीद ली 4000 रुपए की, है ना, और आपके पास जो टोटल आ गया वो आ गया 7-4 11,300। इसमें से आप लेस करोगे, अगर कोई दोबारा मनी रिसीवेबल है आपका, इस बार कुछ है ही नहीं तो आप हटा दो। अब ये आपकी क्लोजिंग WDB आ गई एट द एंड, है ना। इस एट द एंड में आपके पास 11,300 पड़े हैं, इसमें से अब आप क्या कर दोगे? डेप्रिसिएशन घटा दोगे, पहला नॉर्मल या एडिशनल जो भी अमाउंट होगा, और अब फिर दोबारा आपकी WDB निकल जाएगी अगले साल की पहली तारीख का। तो क्या अब आपको कंसेप्ट समझ में आया? आ गया भैया। एक क्वेश्चन करा देते तो थोड़ा सा मजा आ जाता, है ना, मजा आ जाता ना। तो कह रहा है कि WDB का पहली लाइन की एसेट एक्वायर्ड बाय द एसएससी होना चाहिए, एसेट एक्वायर्ड बिफोर द प्रीवियस ईयर भी हो सकता है। अगर बिफोर द प्रीवियस ईयर है तो वो WDB में लिखा जाता है, और जो सिर्फ पिछले साल आपने एक्वायर्ड किया, देखो क्या बन रहा है यहाँ पे, अगर जो पिछले साल एक्वायर्ड करा होता है तो इस साल के लिए वो, मतलब अगर आपने पहले पिछले यानी प्रीवियस ईयर से भी पहले अगर कोई एसेट एक्वायर्ड करी थी तो वो इसकी उस साल की जो WDB आई होगी वो इस साल के WDB का ओपनिंग पार्ट बन रहा होगा। और जस्ट प्रीवियस ईयर आपने जो कोई एसेट खरीदी है तो वो आपका एक्चुअल कॉस्ट एक्वायर्ड बाय द एसएससी आएगा। दोनों को जोड़ने से आप बात जो होता है आप पैसे घटा देते हो, अगर आपको कुछ बेचने इंश्योरेंस वगैरह से मिल जाता है तो फिर जो बचता है उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने देख लिया, ये सारी चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं। क्या करना है हमको, एक क्वेश्चन करना है। अरे वाह, मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा। हाँ बोलो। हाँ 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 बिल्कुल। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। एक न्यूली क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट है मिस्टर धवल,
अपना प्रैक्टिस चालू करना चाहते हैं और वो कुछ एसेट खरीदते हैं अपने ऑफिस के लिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 19-20, उसकी कॉस्ट लिखी हुई है। Against each item, calculate the amount of depreciation that can be claimed from his profession। आपको ये बताना है कि all the asset were purchased by the account pay check। पहली चीज इसने क्यू लाइन ऐसा लिखा कि सारी एसेट्स को उसने अकाउंट पे चेक से खरीदा है। क्यों? क्योंकि अगर अकाउंट पे चेक से नहीं खरीदता तो हम उसको आपकी एसेट की कॉस्ट ही नहीं बनने देते। पढ़ा है ना हमने ऊपर। अगर आपने उसे एक्चुअल अपने अकाउंट पे चेक किया, क्या कहते हैं, बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं करा और वो 10,000 से ज़्यादा हो गया तो हम आपको उसकी एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट ही बनने नहीं देंगे। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपने एक एसेट खरीदी कंप्यूटर 27 सितंबर 2019 को, ठीक है, उसको पुट टू यूज़ करा आपने 1 अक्टूबर को 35,000 की। फिर आपने एक और खरीदा कंप्यूटर का यूपीएस, वो खरीदा आपने 2 अक्टूबर को और चालू कर दिया, उसको लगा दिया 8 अक्टूबर से, वो इतने की है। प्रिंटर खरीदा इतने का। बुक्स खरीदी अदर देन एनुअल पब्लिकेशंस 13,000 रुपये की। ऑफिस का फर्नीचर खरीदा, ठीक है, वो इतने का खरीदा। लैपटॉप खरीदा, वो इतने का खरीदा। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें कितने ब्लॉक बनेंगे? सबसे पहला सवाल कि कितने ब्लॉक बनेंगे। तो भैया पहला बनेगा कंप्यूटर का, कंप्यूटर का ब्लॉक अलग है ना, कंप्यूटर का ब्लॉक अलग होता है। कंप्यूटर पे कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है? 40%। उसके बाद एक ब्लॉक बनेगा बुक्स का, उस पे कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है? 40%। एक ब्लॉक बनेगा फर्नीचर का, उस पे कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है? 10%। ये रेट्स तो हमने याद कर ही लिए थे। चलो अब हम क्या करते हैं, पहला कैसे करेंगे इसको। आप क्या करते हो, सबसे पहले WDV लिखते हो, WDV ऑन 1 अप्रैल, है ना। तो क्या WDV ऑन 1 अप्रैल है कुछ? अब मान लो आप बना रहे हो ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर, है ना, तो ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर में आपके पास कोई WDV पहले से है नहीं, आप इसमें जोड़ दो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ऑनर, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बताओ क्या क्या खरीद रहा है वो। पहला कंप्यूटर कितने का? 35,000। दूसरा क्या खरीद रहा है? यूपीएस कितने का? 8,500 का। ठीक है, अब मुझे इसको भैया दो पार्ट में अलग अलग करना था। एक ऐसी एसेट जिसको पुट टू यूज 6 महीने से कम किया है और एक ऐसी एसेट जिसको पुट टू यूज 6 महीने से ज्यादा किया हुआ है। तो अब एक बात बताओ, जो 6 महीना कब से चालू होगा आपका? 6 महीना कब से चालू होगा आपका? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि आप जो ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर निकाल रहे हो, आपने उसमें कंप्यूटर खरीदा, यूपीएस खरीदा, कंप्यूटर का प्रिंटर खरीद लिया। चलो कंप्यूटर का प्रिंटर खरीद लिया आपने, प्रिंटर खरीद लिया 12,500 रुपये का। और आपने साथ में क्या खरीद लिया? लैपटॉप भी खरीद लिया, लैपटॉप भी खरीद लिया आपने 43,000 का। सबका टोटल करो जरा, कितना आ रहा है? हाँ बेटा 43 लिखा मैंने, लैपटॉप 43 ही लिखा है बेटा मैंने। 35,000 प्लस 8,500, 12,500 प्लस 43,000, तो 99,000 हो गया, है ना। अब इस 99,000 का टोटल 99,000 ही आ जाएगा। आप इसमें से माइनस करते हो कोई मनी रिसीव्ड अगर होता है तो, है ना, जो कि है ही नहीं। तो अगर मनी रिसीव्ड है ही नहीं तो अब आप क्या करोगे, ये आपकी WDV बन जाएगी, है ना। तो WDV ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर 99,000। अब मुझे एक बात बताओ, 99,000 रुपये की जो आपकी एसेट बनी, इस पे डेप्रिसिएशन बनेगा, तो डेप्रिसिएशन निकालो कितना आएगा इसका, बताओ डेप्रिसिएशन कितना आएगा आपका। डेप्रिसिएशन कंप्यूटर बताओ, कंप्यूटर का कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? कंप्यूटर का रेट है 40%। बेटा नीचे मत करो, कंप्यूटर का रेट है 40%।
अब कंप्यूटर जो 1 अक्टूबर को लगाया उसका पुट टू यूज कितने दिन है? क्या 6 महीने है या 6 महीने से ज्यादा है? कैलकुलेट करो, सारी चीज का कैलकुलेट करके बताओ मुझे जल्दी जल्दी। चलो इधर देखो, जो आपने खरीदा कंप्यूटर, सबसे पहला आप डेप्रिसिएशन 2 पार्ट में लगाते हो। पहला 40% एट द रेट 40% फॉर पुट टू यूज मोर देन 180 डेज। तो कौन कौन सी चीजें इसमें? कंप्यूटर है और आपका कंप्यूटर का प्रिंटर है जो 1 अक्टूबर को हो रहा है, कंप्यूटर का प्रिंटर है, और 1 अक्टूबर को क्या हो रहा है? 2 ही चीजें हो रही है ना, देखो एक तो ये है, एक ये है, 2 चीजें है ना। तो 35,000 और 12,500, इसका टोटल कितना आ जाएगा? टोटल करो, 35,000 और 12,000, 35,000 प्लस 12,500 का 40% आएगा 19,000। कितना आया? 35 12, ये आ गया 47,500, और इसका टोटल आया आपका 19,000 एट द रेट 40%, ये आ गया 19,000। चलो दूसरा उसने और क्या खरीदा? उसने और खरीदा भैया यूपीएस यूपीएस खरीदा इसके अलावा। तो अब 20% लगेगा फॉर पुट टू यूज लेस देन 180 डेज। तो एक तो इसमें आ जाएगा आपका यूपीएस और दूसरा आ जाएगा आपका इसमें लैपटॉप। तो यूपीएस आ जाएगा 8,500 का और लैपटॉप आ जाएगा आपका 43,000 का। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 8,500 और 43,000 आ जाएगा 51,500। इसका 51,500 का आपको 20% 10,300 है ना। ये दोनों आ गया, तो और तो कुछ है नहीं। तो आपका टोटल डेप कितना आ गया? टोटल डेप आ गया आपका 10,300 प्लस का 19,000 आ गया, ये आ गया 29,300। और आप ऐसे मत करो, इसको टोटल डेप अलग से लिख लेना। यहाँ तो आपका क्लोजिंग WDV आ जाएगा, क्लोजिंग WDV ये कितना आ जाएगा? 99,000 में से 29,300 चला गया तो आया 69,700 है ना। चलो भैया ये तो हो गया कंप्यूटर का। फिर हम बनाएंगे ब्लॉक ऑफ बुक्स। बुक्स का अलग बनाएंगे। बुक्स की भी भैया सबसे पहले एक्चुअल कॉस्ट लिखेंगे। बुक्स की हम एक्चुअल कॉस्ट लिखेंगे। बुक्स की एक्चुअल कॉस्ट कितने की है? बुक्स आपकी है 13,000 रुपये की। 13,000 ही आपका WDV बन जाएगा क्योंकि कोई अलग से कोई चीज़ हो नहीं रही। 13,000 में से अब आप माइनस करोगे डेप्रिसिएशन एट द रेट 40%। अब मुझे बताओ बुक्स कब खरीदी गई हैं? 1 अप्रैल को। तो पुट टू यूज मोर देन 180 डेज है ना। तो 13,000 का 40% कितना आएगा? 13 दूनी 26 दूना 5,200 रुपये है ना। तो इसे माइनस कर दो 13,000 में से 5,200 रुपये, तो 7,800। 7,800। उसके बाद जरा इधर आ जाओ, इधर आ जाओगे तो आप आ जाएगा तीसरा क्या चीज़ खरीदा उसने? ब्लॉक ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर के ब्लॉक में भी आपकी पहले से कोई WDV तो है नहीं, आपकी एक्चुअल कॉस्ट आएगी। पूरा पूरा लिखना होता है, मैं अभी आपको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। पूरा पूरा लिखना होना। और 3 लाख रुपए की। कितने की? 3 लाख रुपए की। कब खरीदी है ये 1 अप्रैल से चालू है, तो यही इसकी WDV हो जाएगी 3 लाख रुपए। इसमें माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। और पुट टू यूज कितना है? मोर देन 180 डेज। तो 3 लाख रुपए का 10% कितना हो जाएगा? 30,000। 3 लाख में से 30 गया तो 2,70,000 बचा।
तो ये हमने डेप्रिसिएशन निकाला। अब टोटल डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूं, टोटल डेप्रिसिएशन की, तो बुक्स के ऊपर कितना लगा, बुक्स पे लगा 5200, है ना। अगर मैं बात करूं उसके बाद बुक्स के बाद क्या था, आपका कंप्यूटर, कंप्यूटर पे कितना लगा था, कंप्यूटर पे लगा था आपका 23,000, 23 लगा था, कितना लगा था, टोटल कर लो जरा, 19,000 और 10,000, 29,300, 29,300 आपने इसमें कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन लगाया। और आपने फर्नीचर पे जो डेप लगाया वो कितना लगाया, वो लगाया 30,000 रुपए का। ठीक है, अब एक बात बताओ, बुक्स हो या कंप्यूटर हो, ये दोनों कौन से उसमें आते हैं भैया। अगर देखा जाए तो मेन कैटेगरी वाइज हमने पढ़ा था, बुक्स और कंप्यूटर दोनों को ही प्लांट एंड मशीनरी में रखा गया था। पर अगर छोड़ो, वो छोड़ो, मैं कह रहा हूं 40% वाले में कितना टोटल डेप्रिसिएशन लगा, 34,500, और 10% वाले ब्लॉक में कितना लगा, 30,000, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। तो ये देखो, जो प्लांट हमने बताया कि प्लांट के अंदर कंप्यूटर भी आता है, बुक्स भी आता है, सॉफ्टवेयर भी आते हैं, सारे चीज़ें आ जाते हैं। तो इसका टोटल 40% का ब्लॉक रेट है, उसमें डेप्रिसिएशन आया 34,500, और फर्नीचर जो 10% वाले के हिसाब से उसका डेप्रिसिएशन आया 30,000 रुपये। ये नीचे इन्होंने कैलकुलेशन करके दिया हुआ है, लेस देन 180 डेज, तो 30,000 20,000 जो भी है। ठीक है, ये मैंने समझा दिया, आपके समझ में आ गया ना। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोगों को होमवर्क से करना है। और इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने स्क्रीन रखा हुआ है, तो अदरवाइज कोई दिक्कत तो नहीं होगी। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आप कर सकते हो इसे आराम से घर पे। ठीक है, चलो अब मैं एक बार फाइनल क्लोज कर दूं। आज तक हमने जो हमारी ये दूसरी क्लास है, जो दूसरी क्लास हमारी खत्म हो रही है, दूसरी क्लास के एंड तक हमने पीजीवीपी के अंदर वेरियस सेक्शंस को देखा। हमने पीजीवीपी में हमने पहले तो पूरा पढ़ा कि पूरा कंसेप्ट क्या है, हम क्यों पढ़ेंगे पीजीवीपी, उसमें क्या क्या चीज पढ़ेंगे, जिसमें हमने सबसे पहला स्टार्ट किया था डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन के अंदर हमने पढ़ा कि डेप्रिसिएशन जो होता है, बुक वाला जो होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट वाला जो डेप्रिसिएशन होता है, वो आप अलाउड नहीं करते, इसलिए उसे एड बैक करते हैं, और इनकम टैक्स वाला डेप्रिसिएशन घटा देते हैं। तो इनकम टैक्स वाला जो डेप्रिसिएशन है वो कैसे निकालना है वो हमने पढ़ लिया। इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपको क्या क्या टर्म्स चाहिए वो मैंने पढ़ा दिया आपको। कब कब क्या एक्चुअल कॉस्ट होगी वो पढ़ा दिया मैंने आपको। कौन कौन से रेट से डेप्रिसिएशन लगता है वो पढ़ा दिया मैंने आपको। तो आज आपका जो सबसे बड़ा सेक्शन था जो कि डेप्रिसिएशन था वो खत्म हो गया है, और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं पेपर में वो डेप्रिसिएशन से आते हैं, और वो हमने आज खत्म कर लिया है। अब आप लोगों को क्या करना है, मेरा आपने लेक्चर 1 जो है यूट्यूब पे देख लिया है, लेक्चर 2 मैं अभी अपलोड कर दूंगा जैसे ये वीडियोस खत्म होंगी, हमारी क्लास खत्म होगी। अब जो है लेक्चर 3, लेक्चर 4 एंड ऑनवर्ड जितने लेक्चर बनेंगे मैं कोशिश करूंगा कम से कम मैं आपका पूरा पीजीबीपी खत्म करा दूं। लेकिन अभी मैंने बहुत आराम से पढ़ाया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं हुई होगी आप लोगों को। ठीक है, ओके। सो आज क्लास खत्म करते हैं, और क्या कहते हैं, कल हम क्या कहते हैं अगली क्लास जो है रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद हम उसे भी यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे।